बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान सुनो न्यूज़ की खुसूसी सदाए रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूँ ज़हर मलिक। मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज 24वां रोज़ा है और जैसे जैसे रमज़ानुल मुबारक के अयाम कम हो रहे हैं, दिल में एक अजब सी कैफियत है। एक तरफ तो इनाम की उम्मीद है और दूसरी तरफ इस माह मुकद्दस से जुदाई का मलाल भी। ये दिन इसलिए भी बहुत अहम है कि हम आखिरी अशरे की ताक रातों से भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जहां हर लम्हा दुआ की कबूलियत का परवाना बन सकता है। बिल्कुल, और इन आयाम में जितनी इबादत की जाए उतनी ही कम है और कोशिश की जाए कि अपने रब को राज़ी कर लिया जाए। और आज की ट्रांसमिशन में नाज़रीन, जहां हमारे साथ जय्यद उलमाए कराम मौजूद होंगे जो रिश्तों में हायल रुकावटें कम करने के लिए अज़कार और दुआएं शेयर करेंगे, वहीं ख़ित्ते में जारी सियासी और मुआशी डेवलपमेंट्स को भी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाएंगे। तो चलते हैं और अपने पहले सेगमेंट की जानिब आगाज़ कर लेते हैं प्रोग्राम का। अमेरिका और इसराइल की अगर हम बात करें तो ईरान पर जारहियत जो है वो तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है, लेकिन तेहरान की जवाबी कार्रवाइयों ने अमेरिका और इसराइल को परेशान कर रखा है। ये जंग इतनी सादा नहीं रही जितनी वाइट हाउस ने सोचा था। तेल अवीव में होने वाले 20 धमाके और 30 सुपर हैवी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले वाज़े इशारा है कि इसराइल और अमेरिका को गैर मामूली नुकसान पहुंच रहा है। अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट की अगर हम बात करें तो वो मीडिया पर जी झुंझलाहट का शिकार हैं और उनकी झुंझलाहट बता भी रही है कि अमेरिकी इंतज़ामिया इस वक्त शदीद दबाव में है, क्योंकि ना तो तेल की कीमतें काबू में आ रही हैं और ना ही ईरानी मज़ाहमत जो है वो दम तोड़ रही है। अमेरिका ने ईरान के जजीरा खारिक पर मौजूद तमाम फौजी अहदाफ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का दावा किया है। इसराइल और अमरीकी अहदाफ के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 48वीं लहर में ईरान का यह दावा है कि सेहूनी हुकूमत की फ़ज़ाई हदूद का काबिल ज़िक्र हिस्सा अब ईरान के कंट्रोल में है और सूरत हाल इतनी पेचीदा हो चुकी है कि अब अमरीकी मशीर खुद ट्रंप को फतह का ऐलान करके निकलने का मशवरा दे रहे हैं। और क्या जापान जैसे इत्तेहादियों का पीछे हट जाना अमेरिका की आलमी तन्हाई का आगाज़ है? सवाल ये कि अमेरिका के पास अब क्या ऑप्शंस बाकी हैं। इन तमाम सवालात पर बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ माहिर दिफाई उमूर तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। अब्दुल्ला साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं सदाए रमज़ान में। सर, ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जारियत अब तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गई है। ईरान का यह दावा है कि उन्होंने इसराइल का एरोस्पेस मॉनिटरिंग सिस्टम मफलूज कर दिया। एक दिफाई माहिर की नज़र में क्या बगैर फ़ज़ाई बरतरी के कोई मुल्क इसराइल जैसे जदीद दिफाई निज़ाम को हैक या तबाह कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। सदाए रमज़ान के अंदर आपने मुझे मदऊ किया और ये सदा सुनो ने लगाई है। मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा किरदार है आप लोगों का। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है, पहले दिन ही अमेरिका का ये दावा था इजराइल का कि हमने ईरान का तमाम मवासलाती निज़ाम, ख़ास तौर पे उनके जो रेडार सिस्टम थे, उनको ख़त्म कर दिया। देखने की बात यह है कि अगर ये सारा ख़त्म हो गया है तो फिर ये जो सारे सवालात जन्म ले रहे हैं, जिसके अंदर बिल्कुल ताक ताक के निशाने मारना, इजराइल के अंदर जो कार्रवाइयाँ, अमेरिकन बेसिस को निशाना करना और अमेरिकन एम्बेसियों को टारगेट करना, ये एक बड़ा ही मेरे ख्याल में एक ऐसा अमल है जिसको आप ये नहीं कह सकते कि ये बग़ैर मवासलाती निज़ाम के मुमकिन है। देखना यह है कि अगर ईरान का निज़ाम मवासलाती ख़त्म हो गया तो फिर क्या कहीं रूस और चीन उनको ये मवासलाती ज़राए फराहम कर रहे हैं? क्योंकि सदर पुतिन के हवाले से आपने देखा, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही कि जनाब सदर पुतिन कहीं ना कहीं इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और वो कहीं मुआवनत कर रहे हैं। यही वजह है कि उनको एक सियासी रिश्वत भी दी गई है, जिसके अंदर तेल के ऊपर जो पाबंदियां अमेरिका ने लगाई थी उनको नरम किया गया। इसी तरह से 30 दिन के लिए भारत को भी रूस से तेल खरीदने का इजाज़तनामा दे दिया गया है। तो ये तमाम बातें लग रहा है ये है कि ये मामलात इतने आसान नहीं हैं, बल्कि इंतहाई पेचीदा हैं। इसलिए जो ईरान के पास मवासलाती निज़ाम है, उनके पास ऑल्टरनेट निज़ाम मौजूद हैं, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि जिस तरीके से तेल के जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया, 3 जहाज़ों के ऊपर बाकायदा हमला किया गया और उनको अपनाए हुर्मुज़ में तबाह कर दिया गया। ये बात इस बात की गमाज़ी करते हैं कि ईरान का मवासलाती निज़ाम बिल्कुल मौजूद है और वो मिसाइल सिस्टम
जिस तरीके से जो अमेरिकन बेसिस पे नस्ब थे, जिसकी एक सबसे बड़ी मेरे ख्याल में जो दलाइल में अगर दिया जाए तो आप देखें कि अगर वो थॉड मिसाइल सिस्टम अमेरिका का तबाह नहीं हुआ इस रीजन के अंदर, तो फिर उसको जनूबी कोरिया से क्यों थॉड मिसाइल लेके आने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब तो वाज़ेह है कि उनके ये मिसाइल निज़ाम जो तकरीबन $1.5 बिलियन के ऊपर उसके जो कीमत है वो तबाह हो चुके हैं, और इसी वजह से उनको जनूबी कोरिया से, क्योंकि गालिबन दुनिया में इनके पास 15 मौजूद हैं, जिनके से 4 तबाह किए जा चुके हैं, 4 से 5। और फिर जिस तरीके से अभी खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब के अंदर जो प्रिंस सुल्तान बेस है उसके ऊपर हमला करके 5 रिफ्यूलिंग जहाज़ों को गिरा दिया गया है और निशाना बनाया गया है। KC-135 जहाज़ बोइंग का जहाज़ कहलाता है, 4 इंजन इसके अंदर होते हैं। इराक के ऊपर अभी 3 दिन पहले ये एक KC-135 निशाना बन गया। अमेरिका कहता है कि जी ये खुद गिरा है, जबकि असल हकीकत यह है कि ये बार बार जहाज़ों का गिरना जब से जंग शुरू हुई है 7 रिफ्यूलिंग जहाज अभी तक तबाह हो चुके हैं। अमेरिका की नाकामी नजर आ रही है, और जो उम्मीदें अमेरिका ने लगाकर ये जंग शुरू की थी वो ऑब्जेक्टिव्स भी हासिल नहीं हुए, और जग हसाई भी हम देख रहे हैं कि हो रही है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल और ईरानी ड्रोन्स ने हम देख रहे हैं कि जो सूरत हाल बनी हुई है। आपको क्या लगता है ये जंग किस तरफ जा रही है? और जितनी जग हसाई अमेरिका की हो गई है, जिस तरह से कहा भी जा रहा है कि अमेरिका सेफ एग्जिट ढूंढ रहा है, तो ये बस फतह का कहकर निकल जाएगा इसमें से, ऐसे लग रहा है आपको? देखिए नहीं, देखें अफगानिस्तान के अंदर भी आपको मालूम है कि इन्होंने फतह के डंके बजाते हुए रात की तारीकी में बागराम से निकले थे, और वो फिर इतनी जग हसाई हुई थी, लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर आपने देखा था कि लोगों ने अमेरिका से फिर एक दूरी इख्तियार करना शुरू कर दी। आज भी अमेरिका एक सिफारती तन्हाई का शिकार हो चुका है, जिसके अंदर जापान की मिसाल अभी आपने जहां दी, क्योंकि जापान को ये खतरा है कि अगर न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया गया, जो कि अमेरिका ने माजी में जापान पे किया था, तो जापान ऐसे किसी भी जंग का अपने आप को हिस्सा नहीं बनाएगा। दूसरी जानिब इटली को देख लिया कि इटली ने अपनी फौजें वहां से बुलाने का फैसला कर लिया है और कहा है कि हम ईरान के खिलाफ किसी भी मुहिम जुई के अंदर हिस्सा नहीं बनेंगे। जो स्पेन, उसने अपना सफीर इजराइल से बुला लिया है, और अमेरिका के साथ पहले ही उनके बड़े, मेरे ख्याल में 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो यूरोप के 2 बड़े मुल्क जो इस टाइम पे मौजूद हैं, उन्होंने तो अमेरिका से सिफारती तन्हाई के हवाले से काम कर लिया है। अब अमेरिका जो है वो तन्हा रह चुका है, और तौर पे अगर आपने जो उनको क्रिटिसाइज कर रहा है, और मीडिया को मुहिब्बे वतन होना चाहिए, और जो उनके जॉइंट चीफ हैं डैन, उन्होंने भी ये बात कही है कि मीडिया झूठ बोलता है। अगर वो मीडिया झूठ बोल रहा है तो ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो झूठ बोला मीनाब के ऊपर, CNN ने खुद उसको। अब्दुल्ला साहब, अगर हम देखें तो ईरान ने जो खलीजी ममालिक में अमरीकी मफादात के लिए काम करने वाले और अमेरिकन के लिए काम करने वाली जितनी कंपनीज हैं, बैंकों को भी निशाना बनाने की धमकी दी है, तो खलीजी ममालिक से किस तरह का रद्द-ए-अमल आपको नजर आ रहा है? अब्दुल्ला साहब देखिए, मैं गुजारिश जो पिछले वो कर रहा था वो यही कह रहा था कि लगता यह है कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में और व्हाइट हाउस में एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है, क्योंकि व्हाइट हाउस इस टाइम पे जंग का हामी है, जबकि खुद पेंटागन ट्रंप के झूठों को आश्कार कर रहा है और बता रहा है मिनाब के ऊपर हमले उन्होंने किए हैं। तो ये तो बड़ा वादे नजर आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की व्हाइट हाउस को सपोर्ट नहीं कर रही। अब जो आपने ये सवाल किया कि देखें, जो खलीजी ममालिक हैं उनके तो पहले ही मुआशी सतह पर बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, $बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान ऑलरेडी उनको हो चुका है, और जो आने वाले वक्त के अंदर मेरे ख्याल में ये नुकसान कहीं उनके रिजीम चेंज के अंदर ना तब्दील हो जाए, क्योंकि वहाँ के लोग ये देख रहे हैं कि अमेरिका के साथ जो यारी है वो इंतहाई महंगी पड़ गई है, और उससे उनकी सालमियत खतरे में आ गई है। बिल्कुल, सालमियत खतरे में पड़ गई है, और अब वो अपनी हिफाजत के लिए दूसरे और जो है वो इत्तेहादी उनको तलाश कर रहे हैं अमेरिका से हटके। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपके वक्त का। और जो सूरत हाल है वो यही है कि जनाब खलीजी ममालिक के अंदर ईरान ये ऐलान कर चुका है कि जनाब जो अमेरिका के लिए काम करने वाले कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, मल्टी नेशनल्स हैं, हम उनको भी निशाना बनाएंगे,
और खलीजी ममालिक जो हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं और कह भी चुके हैं कि रेड लाइन जो है क्रॉस हो चुकी है, अब जवाब दिया जाएगा। ऐसे ही, और जैसे कि अब्दुल्ला साहब ने भी कहा कि अब तो इनकी अपनी सालमियत खतरे में पड़ गई है और ऐसे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बगैर किसी मुशावरत के तनहा ही ये सारे फैसले कर रहे हैं और ये फैसले उनको जी उल्टे भी पड़ रहे हैं। और अब वो तन्हाई का शिकार होने के बाद जैसे उनकी जो पॉलिटिक्स कह रहे हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा खतरे में है, आगे मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जो अमेरिका में इस वक्त खलबली मची हुई है और ऑप्शन शायद यही नज़र आ रही है कि वो फतह का कहकर सेफ एग्जिट कर लें तो यही बेहतर है, क्योंकि ईरान तो डटा हुआ है। अभी नाजरीन वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सदाए रमज़ान। वेलकम बैक नाजरीन। आज के दौर में जहां तालीम और करियर की एक दौड़ लगी हुई है ना ख़त्म होने वाली, वहां पर एक बड़ा मसला मुनासिब रिश्तों का बर वक्त ना मिलना भी है। वालिदैन परेशान है कि सब कुछ होने के बावजूद बात आगे क्यों नहीं बढ़ती। बिल्कुल ऐसे ही है, और अब तो लोग मायूस होकर इवन शादियों से बहुत मायूस हैं और करना भी नहीं चाहते हैं, ऐसी भी सूरत हाल हो गई है। बाज़-औक़ात ये महज समाजी तरजीहात का फ़र्क होता है, लेकिन अक्सर लोग इसे जादू भी कहते हैं, बंदिश या नज़र बद से भी जोड़ते हैं। हकीकत क्या है और दीन इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई करता है, इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रूहानी मुआलिज कारी शफीकुर रहमान साहब और इसके साथ साथ नात ख्वान मौलाना साहब मुदस्सिर हमदानी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। कारी शफीक साहब, आपकी जानिब आऊँगी। आप दोनों मेहमानों को पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। कारी साहब, हम देखते हैं कि रिश्तों की बंदिश के हवाले से बहुत ज़्यादा हमारे मुआशरे में आम है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो कहते हैं इसकी रिश्ते की कोई बंदिश है या नजर बद लगी है। दीन इस्लाम इसमें क्या रहनुमाई फरमाता है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान करीम की आयत है, मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। जो भी आपके ऊपर आजमाइश, तकलीफ, परेशानी आती है, वो चाहे तालीम से मुतल्लिक़ा हो, सेहत से मुतल्लिक़ा हो, रिश्तों से मुतल्लिक़ा हो, सबसे पहले आप इस बात के ऊपर आएँ कि ये हुक्म रब्बी है। अल्लाह के हुक्म के बगैर ये मुमकिन नहीं है कि ये ऐसा वैसा हो। आप हर चीज़ को जादू की तरफ, बंदिश की तरफ ना लेके जाएं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन बच्चियों और बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, उनके समाज को देखें, उनके रहन सहन को देखें, उनकी लुक और उनकी तालीम और उनकी तरबियत को देखें। आप देखें कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो अभी रिश्ते की एज को नहीं पहुंच रहे होते, उनके रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं, इसलिए कि वो बच्चे ऐसी प्यारी प्यारी हरकतों से कनात करते हैं, ऐसी तालीम और तरबियत पेश करते हैं, ऐसे लाइफ स्किल्स उनके सामने आते हैं जिससे कई घराने, अपने ख़ानदान वाले भी और बाहर वाले भी लोग उनको रिश्ता पहले ऑफर कर देते हैं। तो वो उनका क्या कमाल है, सिर्फ ये है कि वो मुआशरे के मुताबिक चल रहे होते हैं। इसी तरह वो बच्ची या बच्चा जिसका रिश्ता नहीं हो रहा, वो अपने आप को पहले देखे कि उसकी शख्सियत का तासुर ज़बान के एतबार से और उसकी शख्सियत का तासुर लिबास के एतबार से खारिज में क्या पड़ रहा है। यानी उसकी शख्सियत कोई मारूफ इस तरीके से नहीं हो रही। आप आज का दौर मादी दौर है और मादे के दौर में देखें, हर बच्चा चाहता है कि मेरे लिए कोई जन्नत की हूर हो और हर बच्ची चाहती है कि मेरे लिए कोई जिब्रील फरिश्ता हो, यानी उसके लिए फरिश्ता। जब इस तरह का माहौल और सोशल मीडिया में देख रहे हैं और वो बच्चा जो है ना वो अपनी सेटिंग बैटिंग नहीं करता लिबास के एतबार से, अपनी शख्सियत के एतबार से, अपनी मजालिस और महाफिल के एतबार से, तो लाजमी बात है कि ये मसाइल तो पैदा होने। फिर उसकी बुनियादी वजह यह है कि कुछ चीज़ें समाज से मुतल्लिका और कुछ चीज़ें जो है ना आपके दीन और जादू से मुतल्लिका भी हैं। अच्छा। मसलन फ़र्ज़ करें अगर अमल दखल होता है, कुरान करीम ने वादे तौर पे फरमाया फ़यतअल्लमूना मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ूना बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी। कुछ लोग ऐसे हैं जो रिश्ता होने ही नहीं देते, बंदिश करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो रिश्ते में मोहब्बत नहीं पैदा होने देते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो रिश्ता चलने नहीं देते, इस तरह की बंदिश। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो रिश्ते में औलाद की मिसकैरेज वाला और इसी तरह प्रेगनेंसी वाला ये केस वो आ जाता है। तो बरकैफ अगर रिश्ते की बंदिश हो तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि आप 2 रकत नमाज हाजत या 2 रकत नमाज तौबा की नीयत करके आप अपने इस मसले को अल्लाह के हुजूर पेश करें, सर सजदे में रखें और अल्लाह के सामने कुछ दुआएं पढ़ें। उसमें से एक दुआ रब्बी ला तदरनी फरदा व अंता खैरुल वारिसीन। ऐ प्यारे सोने रब, अकेला तू ही अच्छा लगता है, हम तो 2 अच्छे लगते हैं। और साथ ये है कि अल्लाह के सामने अपनी दूसरी चीज़ जो पेश करनी है वो अपनी पाक दामनी और पाकबाजी पेश करनी है। या अल्लाह, मैं पाकीज़गी ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ, पाक दामनी की ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ, तो मेरी इस पाकबाजी और पाक दामनी के मसले को हल फरमा। तो आप उसमें दूसरी जो चीज़ पढ़नी है कारी साहब, ये हम मज़ीद भी दुआएं जो हैं वो आपसे सीखेंगे, अपने नाजरीन को भी सिखाएंगे।
अभी मेरा ख्याल है मुदस्सिर हमदानी साहब के पास चलते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुल्क के मारूफ नात ख्वाह हैं मुदस्सिर हमदानी साहब, आपको भी खुश आमदीद हम कह चुके हैं और हम चाहेंगे कोई हदिया नात आप पेश करें। जी, ये मैं कलाम पढ़ना चाहता हूँ भाई, ये हज़रत मुज़फ़्फ़र वारसी अलैहिर्रहमा का। वाह वाह, और क्या बात, हर दौर का तकाज़ा है ये कलाम, तो मैं उसको पेश करता हूँ ज़रूर से। मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, कमाल खल्लाक ज़ात उसकी, जमाल हस्ती हयात उसकी, बशर नहीं अज़मते बशर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। वो शरह अहकाम हक ताला, वो खुद ही कानून खुद हवाला, वो खुद ही कुरान खुद ही कारी, वो आप महताब आप हाला, वो अक्स भी और आईना भी, वो नुक्ता भी खत भी दायरा भी, वो खुद नज़ारा है खुद नज़र है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। शऊर लाया किताब लाया, वो हश्र तक का निसाब लाया, दिया भी कामिल निजाम उसने, और आप ही इनकलाब लाया, वो दिया भी कामिल निजाम उसने, और आप ही इनकलाब लाया, वो इल्म की और अमल की हद भी अज़ल भी उसका है और अबद भी, वो हर ज़माने का राहबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। और ये शेर सुनिए कि वो आदम और नूह से ज़्यादा बुलंद हिम्मत बुलंद इरादा, वो ज़ुहद ईसा से कोसों आगे, जो सबकी मंजिल वो उसका जादा, हर एक पैगंबर निहां है उसमें, बल्कि हजूम पैगंबरां है उसमें, बात ही खत्म। वो जिस तरफ है खुदा उधर है, वो जिस तरफ है खुदा उधर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है।
बस एक मिशकीज़ा एक चटाई, जरा सी जौ एक चारपाई, बदन पे कपड़े भी वाजबी से, न खुश लबासी न खुश कबाई, यही है कुल कायनात जिसकी गिनी न जाए सिफात उसकी, वही तो सुल्तान बहरोबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। बहुत ही शानदार और खूबसूरत आवाज़, कलाम तो माशाल्लाह, कमाल है ही, माशाल्लाह, लेकिन आपने भी जी। हमदानी साहब कमाल कर दिया। बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत अंदाज में आपने अदा जी। किया इस कलाम को। और कारी साहब साहब। आपकी जानिब आएंगे, ये बताइएगा कि जिस तरह हम अपने मौजू के हवाले से बात कर रहे थे कि रिश्ते नहीं मिलते, तो कोई वज़ाइफ आप इस सिलसिले में वालिदैन जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अगर उनको अदा करें तो बड़ा बेहतरीन हो। देखें, सबसे पहला वजीफ़ा तो वही जो रब्बी इन्नी लीमान ज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, कि खैर आपने दीन दुनिया आखिरत के अतबार से और रिश्ते के अतबार से जो मेरे लिए आपने तैयार की है, या अल्लाह वो मुझे जल्द अता फरमा दे। और दूसरी इसके साथ दुआ, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन। और सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये दुआ हर उस आदमी के लिए है जिसका रिश्ता नहीं हो रहा, जिसको जॉब नहीं मिल रही, और जिसका बिजनेस नहीं चल रहा, या जिसकी इज्जत लोग मुआशरा नहीं कर रहे। आप यकीन करें, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने जब ये दुआ दी, उसके बाद कोई कान ऐसा नहीं है और कोई आंख ऐसी नहीं है, कोई फर्द ऐसा नहीं है जिसने मेरे मुतल्लक मेरा नाम सुना हो या मुझे देखा हो या मेरे से मिला हो और उसने मुझे अपना महबूब ना बनाया हो। ये महबूब बनाने वाला वजीफा। अल्लाहुम्मा हब्बिब उबैदा का हाजा, वहां उस बच्चे का नाम ले ले या बच्ची का नाम ले ले। सही। और व उम्महु इला इबादी का अल मोमिनीन व हब्बिब इलैहिम अल मोमिनीन। अब ये दुआ मुकम्मल आप पढ़ लें, गूगल कर लेंगे, एक लफ्ज भी मिल करेंगे आपको ये दुआ पूरी मिल जाएगी। सही। आप ये बच्चे को ऊपर सुबह शाम और सोने के वक्त 7-7 दफा वो बच्चा खुद पढ़ ले या वालिदैन उनके लिए पढ़ ले, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की रहमत हो जाएगी। और एक दुआ ऐसी है कि आपका घर बिल्कुल रिश्तों की वजह से टूट चुका है, आपका घर बिल्कुल जो ना पसमानदा हो चुका है और घर उजड़ गया है, उजड़े घर को दोबारा आबाद करने के लिए, वीराने को बड़ा शहर बनाने के लिए अल्लाह के रसूल की ये दुआ, अल्लाहुम्मा सुब्बा अलैहल खैरा सब्बा, ऐ अल्लाह इस घर को बरकतों से, खैर से, रहमत और फजल और करम से भर दे, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना लदा जाए घर। सही। वाह वाह। तो ये घर खैर और बरकत से लदा हुआ घर हो जाएगा। और इसी तरह फरमा वला तजअल आइशा कद्दन कद्दा, इसकी खुशियों को, इसकी रहमतों को चीदा चीदा टुकड़ा टुकड़ा करके तोड़ना मेरे घर। ये बड़ी प्यारी दुआ। आप यकीन करें, कोई आदमी ये दुआ पढ़ ले जी, उसका घर उजड़ा हुआ घर आबाद हो जाएगा और इंशाअल्लाह। बारों का हो जाएगा ये दुआ। और फिर उसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जो फिजिकली तौर पे करने वाली हैं। मसलन ये है कि जिस दिन बच्ची का कोई रिश्ता आप भेजें या बच्ची का रिश्ता आपके घर की तरफ कोई प्रपोज करे, तो उसमें यह है कि वो बच्चा फजर के वक्त नमाज बाद जमात अदा करे और इशराक तक बैठ के अल्लाह का मसनून जिक्र करे और इशराक की 2 रकतें पढ़े। ये 2 काम हो जाएंगे, एक फजर की जमात और दूसरा यह है कि साथ इशराक। ठीक। और फिर यह है कि जिस वक्त रिश्ता देखने वाले मेहमान आ रहे हैं, जोर के बाद या जोर से पहले पानी ले ले, पानी पे इस तरीके से दम करे, मंजिल की आयात पढ़ ले और जो मैंने आयात जी दुआएं बताई
इसके साथ वो दम का किया हुआ पानी गुस्ल कर ले। उसका तरीका बड़ा आसान है, टप में या बाल्टी में डेटोल की तरह वो पानी डाल ले सही। और इस तरीके से गुस्ल करे, मेहमानों के जाने तक उसका गुस्ल टूटे ना, वुजू उसको जरूरत सही। ना पड़े, अच्छा। वॉशरूम वगैरह अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर ले। फिर उसके बाद आपने मेहमानों के पास बैठना, 2 दुआएं पढ़ते रहने, ठीक। एक हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और इसके साथ साथ रब्बाना अलैका तवक्कलना व इलैका नबना व इलैकल मसीर या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। या अल्लाह, जो मैंने करना था ना जी, वो कर लिया है, कर लिया है, वाह। अब जो तूने करना वो तू करके दिखा। क्या बात है। यानी अमली तौर पे भी आप ये कर लें और साथ साथ जो दुआएं वज़ाइफ हैं वो भी पढ़ लें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर असबाब पैदा फरमाएगा। बहुत शुक्रिया कारी साहब आपके वक्त का। हमदानी साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कलाम आपने सेलेक्ट किया, बड़े कम दांत ख्वाह हैं जो कि इस कलाम को हाथ डालते हैं क्योंकि इसकी अदायगी जो है ये एक बड़ा मुश्किल काम है। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का। और नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सदाए रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इफ्तार पकवान और मैं आपकी होस्ट जन्नत जमशेद आपके सामने हाजिर हूँ। डेली आपसे मुलाकात होती है और डेली इफ्तार पकवान में हम आपको सिखाते हैं मज़ेदार और हेल्दी रेसिपीज़। अगर मैं रमज़ान की बात करूं तो अब तक वो काफ़ी रोज़े गुजर चुके हैं और आप लोगों ने रमज़ान का खूब फ़ायदा उठाते हुए इबादतें की होंगी। और जो ख़वातीन घरों में कुकिंग करती हैं उन्होंने इफ्तार पकवान देखकर अपने घरों में तमाम रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई की होंगी। तो इफ्तार पकवान को स्पॉन्सर किया है करशी जामे शीरी ने, सेब्रोसो, किनौर और डालडा ने। और अब मैं बुला लेती हूँ उनको जिनकी वजह से आप सीखते हैं मज़ेदार रेसिपीज़। तो मैं बुलाती हूँ शेफ़ अनम को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हमने ट्विनिंग की है दोनों ने मिल के। बस हम चाहते हैं प्यार कि है हाँ, माशाल्लाह हमारा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, नजर लग जाएगी, अल्लाह ज्यादा हम बात नहीं ज्यादा करते। बात करनी इस बारे लेकिन में। जैसा कि मैंने इंट्रो में बात की कि रमजान के काफी रोजे गुजर चुके हैं, बिल्कुल। इबादतें भी लोग कर रहे हैं, बेशक, फायदा उठा रहे हैं। तो बिल्कुल। आपका रमजान अब तक कैसा गुजरा है? अच्छा, मेरा माशाल्लाह जो है बहुत अच्छा गुजर रहा है। और प्लस जो है मैं यहाँ पे तारीफ करूँगी जन्नत की ज़रूर। और ये नहीं है कि हम इसको जो है सब कहेंगे शायद जन्नत उनको पैसे देती हूँ। नहीं लेकिन सच में जन्नत जो है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। और मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक जो है हमारे दरमियान में ऐसी कोई भी बात या कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन बहुत ही स्मूथली चल रही हैं सारी चीज़ें। अल्लाह ताला आगे जो हमारे बाकी के रोज़े हैं वो भी ऐसे खैर खैरियत से गुजरे। आमीन। अल्लाह ताला बुरों की नज़र दूर रखे। अनम भी बहुत अच्छी है, जब आमीन। दो अच्छे लोग साथ में काम हाँ, करते हैं तो माशाल्लाह। तमाम चीज़ें अच्छी बिल्कुल। जाती हैं। चलिए हम आते हैं रेसिपी की तरफ। बिल्कुल। तो आज आप क्या बनाने जा रहे हैं? आज की रेसिपी जो है ना, एक उसमें से मेरी बहुत फेवरेट है और वाह। एक जो है बस मतलब ठीक है, ओके, मतलब मैं इतना कोई शौक से खाती नहीं हूँ वो, लेकिन उसके बावजूद भी ये रेसिपीज़ जब आप बाहर किसी भी कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ये बिट एक्सपेंसिव आपको मिलती है। हम उतने ही पैसों के अंदर जो है ज़्यादा सारे लोगों के लिए ये रेसिपी रेडी करेंगे। बेसिकली हम बनाने चाह रहे हैं क्रिस्पी वेज चिकन पाए। और ये चिकन पाए को हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करेंगे ताकि जब आप अपने घर में बना सकें तो आपके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो। तो बिल्कुल, रेसिपी हमारी कोशिश भी यही होती है कि जो चीज़ें आप लोग बाहर से लेते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम आपको बनाना सिखाएं ताकि वो कम ज़रा महंगी हो बिल्कुल ऐसा ही या फिर सस्ती हो। एग्जैक्टली। तो चलिए आप बताएं पहला करते हैं। स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप जो है हम इसके अंदर यूज़ करेंगे बोनलेस चिकन। तो बोनलेस चिकन के लिए मैं यहाँ से ले लेती हूँ पैन, और पैन को ले लेते हैं और उसके बाद करते हैं इसके अंदर बिल्कुल आग लगाएं आप, दिल खोल के आग लगाएं। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे डालडा का कुकिंग ऑयल। डालडा तो मैं ले आती हूँ डालडा। हाँ जी, डालडा कुकिंग ऑयल जहाँ मांगता वहाँ डालडा। बिल्कुल। और डालडा कुकिंग ऑयल जब हम इसमें ऐड करेंगे तो उसके बाद हम सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप मुझे क्वांटिटी बता दीजिएगा। बिल्कुल, थोड़ा सा ही डलेगा, ज़्यादा नहीं डलेगा, 2 टेबलस्पून बस, दैट्स इट, इतना ही डलेगा। इस अब कर लेते हैं रेसिपी को स्टार्ट। और यहाँ से मैं ले लेती हूँ 1 अदद स्पून और साथ पे अब अच्छा, हम वो भी करते हैं- चिकन है? जी, वो हमारी दूसरी रेसिपी का है। अच्छा, दूसरी रेसिपी वो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट और स्टोव को कर देते हैं बंद ताकि जो है स्प्लैशेस इतने ज़्यादा ना हो। और अब इसको अच्छी तरीके से हम हल्का सा सौते कर लेंगे ताकि जो है इसका कच्चापन वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बोनलेस चिकन। आप चाहें तो इसमें बॉइल्ड चिकन भी जो है वो ऐड कर सकती हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। ये चला गया है इसके अंदर बोनलेस चिकन। जी, बोनलेस चिकन इसमें बोनलेस ही जाएगा। बिल्कुल, इसमें बोनलेस ही जाएगा। और बिल्कुल आप समझिए कि छोटा छोटा सा क्यूब कट में जो है इसमें चिकन हम ऐड करेंगे।
अच्छा, एक चीज़ जो है इस रेसिपी की वो बहुत मुझे पसंद है, वो ये है कि आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से कि जो वेजीज़ आपको पसंद है पॉट पाई में आप वो वेजीज़ जो है वो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि ये कंफर्ट फूड है। तो अब हम हर चीज़ को जो है इसके अंदर कंबाइन करते जाएंगे, चाहे वो फिर वेजीज़ हैं, चाहे स्पाइसेस हैं, कुछ भी अब आपने इसमें ऐड करना है तो इसी टाइम पीरियड में ही ऐड होगा। जहाँ मामता वहाँ डालडा, ना बदला जमाना ना बदला डालडा। चिकन हमारा पक रहा है, मीनवाइल हम क्या करेंगे? अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस, और स्पाइसेस ऐड करने के लिए हम कर देंगे फ्लेम को थोड़ा सा स्लो, ताकि जो है मीनवाइल हमारा चिकन भी जो है वो इसी में ही टेंडर हो जाए। तो यहाँ से ले लेते हैं 1 स्पून, और अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले मिक्स हर्ब्स। अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे पर्सनली इसमें आप मेथी नहीं ऐड कर रही? नहीं, क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल रेसिपी है तो इसमें मिक्स हर्ब्स ही जाएंगे। तो मिक्स हर्ब्स इसमें जाएंगे, और मुझे पर्सनली मिक्स हर्ब्स बहुत अच्छे लगते हैं, उनका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। साथ में इसमें ऐड करेंगे पेपरिका। अब आप इसमें जो है स्मोक पेपरिका भी यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर पेपरिका भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर स्मोक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा सा उसका कलर भी आ जाएगा और एक स्मोकी फ्लेवर भी आ जाएगा। मैं मिक्स करूँ? हाँ जी, करें। और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी बिल्कुल लाल मिर्च, और अब इसमें जाएगी काली मिर्च। काली मिर्च नहीं, इनफैक्ट इसमें सफ़ेद मिर्च जाएगी, लेकिन अगर आप काली मिर्च डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये बेसिकली हम ये चाहते हैं कि इससे जो है कलर हमारा वो बहुत अच्छा सा रहे चिकन का। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गार्लिक पाउडर। अच्छा जी, अब ये हो गया है। नमक आप बाद में डालेंगे? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल डाल ही देती हूँ, फिर उसके बाद। अच्छा, अक्सर ना मैंने देखा है कि ख़वातीन ना भूल जाती है नमक डालना। बिल्कुल डाल, जैसे मैं भी आज भूल रही थी और जन्नत ने मुझे याद कराया कि नमक नहीं डाला आपने। देखिए, नमक वो चीज़ है जो आपको बताती है कि मैं बहुत ज़्यादा हो गई हूँ हांडी में या बहुत कम हो गई। बिल्कुल। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस, और अब इसमें हम डालेंगे। अच्छा, ये बारबेक्यू सॉस जो सॉस है ये ओरिजिनल रेसिपी में तो है, लेकिन अगर लोग मोस्टली लोगों को जो है बारबेक्यू का सॉस का फ्लेवर इतना कोई पसंद नहीं होता, तो वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। हाँ, ना शामिल करें। सॉस एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप नहीं शामिल करना चाहते तो ना करें, अगर करना चाहते हैं। आपने ये मिर्चें भी रखी हुई हैं, ये बता दें इनका क्या करने जा रही हैं आज? देखिए, जन्नत ने बिल्कुल सही कहा। हरी आज की हमारी हमारी दूसरी रेसिपी जो है वो है जी क्या कहते हैं, पेरी बाइट्स, और एक बड़ी अच्छी फ्रेंचाइज है, इंटरनेशनल फ्रेंचाइज है, और उसकी पेरी बाइट्स जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। जब आप घर में चीज़ बनाते हैं बिल्कुल, तो क्वालिटी में भी अच्छी होती है, क्योंकि आप खुद बना रहे हैं, सफाई का ख्याल रख रहे हैं, आपकी नज़रों के सामने बन रही है, और क्वांटिटी भी अच्छी खासी होती है। बिल्कुल, तो ये फ़ायदा होता है घर में खाना बनाने का। एग्जैक्टली। तो अब आ जाते हैं ज़रा कटिंग की तरह। मैंने स्टोव को बंद कर दिया है क्योंकि हमारा जो है ये चिकन ऑलमोस्ट रेडी है, क्योंकि अब थोड़ा देर ये बेक भी जब होगा तब भी जो है थोड़ा सा पकेगा, तो इसलिए जो है आपने इससे ज़्यादा अपने चिकन को टेंडर नहीं करना, क्योंकि वरना फिर चिकन जो है आपका बिल्कुल ही वो मिक्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाएगा। टूटना शुरू हो जाएगा। और इस तरह से हम इसकी जो है बेसिकली वेजिटेबल की कटिंग जो है हम क्यूब कट में रखेंगे, छोटे क्यूब कट में। लेकिन अगर आपको स्लाइसेस फॉर्म में पसंद है तो आप स्लाइस में कर लें, अगर आपको ग्रेटेड फॉर्म में पसंद है तो आप ग्रेटेड फॉर्म में कर लें, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अच्छा, ये रेसिपी बेसिकली जो है जन्नत, ये उन लोगों को पसंद आएगी जिनको इंग्लिश फूड जो है वो बड़ा पसंद है, जो कॉन्टिनेंटल खाना पसंद करते हैं। आम बंदा जो बड़ा देसी है उसको ये रेसिपी इतनी कोई ख़ास लगेगी नहीं। ये हम प्योरली उन लोगों के लिए जिनको कॉन्टिनेंटल खाना बड़ा पसंद है, जो बाहर जाते हैं कॉन्टिनेंटल खाना खाने के लिए, तो उनके लिए घर में भी बना सकते हैं। बिल्कुल, उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। आप इसको जो है छोटी छोटी सर्विंग में भी सर्व कर सकते हैं, और ऊपर पफ पेस्ट्री लगाकर अच्छे तरीके से, तो आप इसको जो है अपने छोटे छोटे रिमकिन पॉट्स में भी पर पर्सन सर्विंग जो है आप कर सकते हैं इसकी। तो ये साथ साथ जो है हम वेजीज इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो फ्लेम ऑन करूँगे? नहीं, अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये डाल देंगे साथ में। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैरेट, और आप इसमें रेड और ऑरेंज दोनों कैरेट यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। आपको जो पसंद है वो वेजीज आप इसमें डाल सकती हैं, या आप डाल सकते हैं, या कोई आदमी भी बना रहा है। मशरूम्स बहुत अच्छे इसमें कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ऑलिव्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये आपकी अपनी वेजीज की पर्सनल चॉइस आपकी अपनी है, आपको जो बेहतर लगता है आप वो उसमें डाल लें। तो हम शिमला मिर्च, गाजरें और शिमला मिर्च ऐड कर रहे हैं, गाजरें हम इसमें ऐड करेंगे, कैरेट्स, और अब इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन अनियंस। तो शिमला मिर्च और कैरेट्स हमने शामिल कर दिए। हाँ जी। तो वैसे मैं सोच रही थी कि इस रेसिपी की ना एक जान है मशरूम्स और ऑलिव्स। अगर मुझे सेट पे मशरूम और ऑलिव मिल जाए ना,
तो मैं कहती हूँ बस इतनी सी ख्वाहिश। इतनी सी ख्वाहिश है बस। देखिए रमज़ान तो वैसे कहते हैं कि आप जो भी दुआ करें या जो भी तलब करें वो कबूल हो जाती है, तो क्योंकि अनम ने कहा कि उन्हें मशरूम्स और ऑलिव्स चाहिए आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। थैंक यू सो मच, ये तो बहुत क्योंकि जबरदस्त जब काम हो उन्होंने गया। कहा ना कि एक टेस्ट इनहेंस हो जाता है, डिश हाँ। बहुत अच्छी हो जाती है, तो मैंने कहा कि जब है सीरियस उनको इस्तेमाल किया जाए, बिल्कुल क्योंकि डिश तो अच्छी बननी चाहिए। बिल्कुल। और देखिए बाद में सब खुश भी तो होते हैं ना खाकर, मुझे साथ साथ दुआएं भी दिया करें। बिल्कुल, वो ज़्यादा कहते हैं ना कि दिल का रास्ता पेट से जाता है, हाँ तो जो भी खाता है वो आपको दुआ देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, अब ये अनियंस जो हैं ये हम लास्ट में ऐड करेंगे। स्टोव को कर लेते हैं ऑन और यहाँ से इनको करेंगे अच्छी से एक दफ़ा मिक्स करेंगे इनको। चले आप मिक्स करें, तब तक मैं जो है इसमें ये मशरूम्स और ये ऑलिव्स भी जो है हमें जो कट कर लें मिले हैं थोड़े से, उनको हम चलें। तो ये अनम की भरपूर ख्वाहिश पे अच्छा हमने ये इसका बड़ा इसमें olives अच्छा add किए फ्लेवर हैं। आता है पर्सनली, लेकिन कॉन्टिनेंटल फूड है ना, तो मेरे ख्याल वो इन चीज़ों के बिना अधूरा है। एग्जैक्टली। और अब वरना ये हम बहुत देसी हो जाता ना अगर इसमें मशरूम्स ना जाते। हाँ बहुत देसी सा हो जाता। नहीं देसी तो खैर नहीं होता, लेकिन चले अगर एक चीज़ हमारे पास अवेलेबल है देन व्हाई नॉट। तो ये इसमें चले गए ऑलिव्स। नहीं, आपके लिए मंगवाई है स्पेशल। थैंक यू सो मच। ये बिहाइंड द कैमरा मैविश को मैं देखिए ये जो अनम इंट्रो में आके मेरी इतनी तारीफें करती है ना, उसके पीछे वजह ये है। हाँ ये एग्जैक्टली। अच्छा अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा मैदा। अब इसकी बेसिकली थिकनेस को बढ़ाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मैदा, बिल्कुल 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब। और उसके बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम का। इसमें जाएगी क्रीम, आप मिक्स करती रहे। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, फ्लेम को कर लेते हैं थोड़ा सा स्लो। और इसमें जाएगी मेयोनीज, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब भर के हम इसके अंदर ऐड करेंगे मेयोनीज। अब इस टाइम में आप प्लीज़ इसके अंदर जो है नमक वगैरह चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद इसमें जो है बिल्कुल भी हम नमक नहीं ऐड कर सकेंगे। हाँ, तो घर ये में चीज़ जिसका रोजा नहीं है ना, उसको हाँ। आपने कहना है कि जरा एग्जैक्टली कि नमक चेक बता करके देना पहले हाँ उनको। एग्जैक्टली, ताकि एक थोड़ी सी हमें एक फेवर मिल जाए, ताकि नमक जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से बैलेंस होना अच्छा, नमक चाहिए। आप बाद में नहीं ऐड कर सकते? अक्सर नहीं। ऐसा होता है ना कि अक्सर इस डिशेस में वजह आप से बाद में देखिए, ऐड कर सकते हैं नमक। असल में पकने क्या के बाद। होगा कि इसके ऊपर आपने एक पूरी एक लेयर सेट कर देनी है पफ पेस्ट्री की, और उसके बाद और ब्रेड क्रम्स भी थोड़े से हम इस पे स्प्रिंकल कर देंगे, तो फिर उसके बाद जो है हमारे पास मार्जिन नहीं होगा। तो अब जो है हम इसको लेके जाते हैं इसकी डिश के अंदर और इसकी करते हैं असेंबलिंग। तो दोबारा से आपने फ्लेम ऑन कर जी दिया? मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े से अनियंस। और अब ये हो गया है बिल्कुल फाइनल, अब इसका काम हो गया ख़त्म। अब एक दफ़ा इसके अंदर हल्का सा एक बॉईल आ जाएगा तो फिर हम इसको कर देंगे बंद, जैसे कि ये आ रहा है। और अब मैं इसको कर दूंगी बंद। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा लिक्विडी और कर सकते हैं, इस तरीके से मैं थोड़ा सा इसमें मिल्क ऐड कर दूंगी और इसको हम थोड़ा सा लिक्विडी कर लेंगे, क्योंकि जब पफ पेस्ट्री के साथ पकना है तो ये तब फिर अंदर पकेगी, तो इसका मॉइस्ट हमें ड्राई नहीं चाहिए, हमें थोड़ी थोड़ी सी जो है ये वेट वेट ही चाहिए। ओके। अब बारी आ जाती है अवन डिश लेने की। ये हम अवन डिश ले रहे हैं। आपने अपने घर में, आपके पास पायरेक्स की डिशेस होंगी जो अवन प्रूफ होती हैं, इसी में ही अब हम इसको सेट करेंगे। अगर आप मुझे डालडा कुकिंग ऑयल दे दें बिल्कुल, तो सबसे पहले हम क्योंकि हम करेंगे सबका फेवरेट है डालडा। बिल्कुल इसमें डालेंगे और डालडा के बिना हर डिश अधूरी है। बिल्कुल तो कितना जरा सा बिल्कुल सिर्फ ब्रश करना है, बस थोड़ा सा और डाल दें बस। अच्छा अब आपने इसको इस टाइम पे आप बेशक बटर भी लगा सकते हैं या और डालडा ऑयल भी आप लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। ठीक है जी, इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से अपनी डिश को कर लेना है ग्रीस करने के बाद आपने अब जो मटेरियल रेडी करके रखा हुआ है हम लोगों ने, वो इसमें डालेंगे। इस मटेरियल को इसमें जाएगा ये मटेरियल, ठीक है, इस तरीके से। और हम इसको इवनली डालने के बाद इवनली इसको हम कर देंगे स्प्रेड, ठीक है, ताकि जब हाँ जहाँ जहाँ से आप लें तक के आपको प्रॉपर जो है वो उसका फ्लेवर मिले चिकन का। ठीक है जी, अब इसको इवनली हम स्प्रेड कर देंगे इस तरीके से। और इवनली स्प्रेड करने के बाद अब बारी आएगी इसके अंदर चीज़ की। ठीक है, अब ये चीज़ जो है ये ऑप्शनल है, आप डाल लें तो ठीक है, नहीं भी तो कोई बात नहीं, उससे भी काम चल जाएगा। तो इस तरीके से हम इस पर ऐड करेंगे चीज़। ठीक है जी, ये चली गई इस पर चीज़। अब यहाँ पे चीज़ आपकी अपनी मर्जी है, जितनी मर्जी डालें, कम डालें, ज़्यादा डालें, जैसे आपको बेहतर लगता अगर है। आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा हाँ। डालिए, अगर आपको नहीं पसंद तो कम डालिए। बिल्कुल। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे जो पफ पेस्ट्री हमारे पास है उसको।
ये पफ पेस्ट्री को ले आएंगे इस तरफ और इसको रखेंगे इधर, इसको थोड़ा सा इधर कर लेंगे ताकि हमारे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाए। और पफ पेस्ट्री को बहुत ही हल्के हाथों से आपने निकालना शुरू करना है। अगर ये टूट भी जाती है तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि अगर आप ये इस तरीके से बिल्कुल एज पे रख कर हम इसको इस तरीके से इस पे लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। अगर आपके पास घर में दूसरी लॉन्ग वाली हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ये वाली ज़रा थोड़ी कन्वीनियंट रहती हैं, तो आप इस तरीके से इसको लगाएंगे इसके ऊपर। और ये चली गई है हमारी लास्ट वन। अगर अब इसको थोड़ा सा जैसे कि थोड़ा और हम इसको फ्लेकी करना चाह रहे हैं तो हम इसको जो है जैसे ये सेंटर में हम थोड़ी थोड़ी सी जो है इस तरीके से और ऐड कर देंगे यहाँ पर, ताकि जो है ताकि एक अच्छी सी जो है, मतलब कि मैं चाह रही हूँ कि हम इसको जो है यूज़ कर लें। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने लेयर को कितना ज़्यादा जो है वो थिक करना है, कितनी लेयर आपको चाहिए, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। फिर आप इस तरीके से हम इसको अब आपने करके इसको थोड़ा सा जो है प्रेस करना है ताकि ये इस तरीके से साइड्स पे लेके जाना है आपने, ताकि अच्छी तरीके से जो है ये सेट हो जाए। और ये रिमेनिंग को हम रख देते हैं उधर पफ पेस्ट्री को। और अब बारी आ जाती है इसके ऊपर एग ब्रश करने की। एग को कर ले, आप चाहे तो खाली एग योक भी लगा सकते हैं और होल एग भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। ठीक है जी। अब यहाँ से ब्रश ले लें आप और अच्छे तरीके से आपने इस तरीके से उसको एग लगाना है पफ पेस्ट्री को। अवन को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया है 180 डिग्री के ऊपर। 150 से 180 डिग्री के दरमियान में इसका बैलेंस रखेंगे। इसको कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे पकने के लिए पफ पेस्ट्री को, क्योंकि अंदर से तो हमारा चिकन बिल्कुल कुक है। तो अब हमने लो हीट पे बेसिकली अवन में 20 से 25 मिनट हम रखेंगे। हाँ, 20 से 25 मिनट आप रखेंगे इसको और ये अच्छे से जो है इस तरीके से ये हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ मैं ऐड करने लगी हूँ जो अब हम कमर्शियली जब खाते हैं तो एक वो आप समझ लें एक तरह से सिर्फ एक शशके के तौर पर कमर्शियल वे में आपको उसको सर्व करना है। तो हम बिल्कुल ये मेरे पास, क्योंकि हमने पेरी बाइट्स बनाने हैं तो मेरे पास ये पड़े हुए हैं ब्रेड क्रम्स, तो हम इसको हल्का सा ब्रेड क्रम्स से इसको कोट कर देंगे। तो इससे जो है ना ऊपर वाली लेयर बहुत अच्छी सी आपको थोड़ी क्रिस्पी सी मिलेगी और कलर जो है आपके इसके ऊपर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। और थोड़ा सा चीज़ हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। ये तो एस्थेटिक जो है डिश बन रही है। हाँ जी। और लास्टली हम इसके ऊपर ऐड करेंगे ऑरिगेनो। और ये चला गया इसके ऊपर ऑरिगेनो, या आप मिक्स हर्ब्स भी ऐड कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं है कि आपने सिर्फ ऑरिगेनो यूज़ करना है। तो अब ये जाएगा अवन में? जी बिल्कुल, अवन में जाएगा। और हम इसको मिड वाली रॉड पे रखेंगे ताकि जो है इवनली इसमें एयर डिस्ट्रीब्यूट हो हीट की। इस तरीके से आपने इसके ऊपर रख देना है और 20 से 25 मिनट ये अवन में ही रहेगा। तब तक हम ब्रेक ले लेते हैं। तो वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। तो ब्रेक के बाद इफ्तार पकवान में आपको वेलकम कहते हैं। वेजिटेबल और चिकन पाइस हमारे जो हैं वो बेक हो रहे हैं। तो तब तक हम बनाते हैं पेरी पेरी बाइट्स। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऐड कर देते हैं डालडा कुकिंग ऑयल। आपने इसमें इतना ऑयल डालना है कि हम इसको फ्राई कर सकें। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप ऑयल डालें ताकि मीनवाइल ऑयल गर्म हो जाए। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो मैंने इसके लिए हैं हैलोपिनोज लिए हैं हमने। अगर आपको हैलोपिनोज, क्योंकि हैलोपिनोज आर बिट एक्सपेंसिव, अगर आप हैलोपिनोज नहीं लेना चाहते तो आप अपने कोई भी सब्ज़ी वाले के पास जाकर उसको कहें कि आपको बड़े साइज़ की मिर्चें दे दे, तो वो आपको बड़े साइज़ की मिर्चें दे देगा। लेकिन आपकी जो ये हरी मिर्चें हैं या हैलोपिनोज हैं, ये बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राई होनी चाहिए इनसाइड आउट। उसके बाद अब ये इसका काम हो गया है ख़त्म। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं दूसरी साइड की तरफ। तो यहाँ से मैं एक बाउल ले लेती हूँ और इस बाउल में अब जाएंगे, हमने चिकन को बोनलेस चिकन लिया था, उसको हमने फाइनली चॉप कर लें या श्रेड कर लें, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। इसमें मैंने सॉल्ट और ब्लैक पेपर डालकर इसको बॉईल कर लिया। ठीक है जी। अब हम इस चिकन को ऐड करेंगे अपने बाउल में। उसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे आप मोज़रेला चीज़ भी खाली ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर ऐड करेंगे मोज़रेला एंड चेडर दोनों का मिक्सचर। ठीक है जी। इस तरीके से चीज़ जितनी इसमें होगी उतना ही आप लोगों को जो है वो मज़ा आएगा खाने का। अब इसके अंदर आ जाएगा मायोनीज़। तकरीबन हम इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून भर के मायोनीज़ के ऐड करेंगे कि ये थोड़ी सी स्टिकी हो जाए, ताकि आराम से जब आप इसको खाएं तो आप इसको मतलब जब वो मेल्ट हो तो आपके पास एक सॉलिड फॉर्म में
आपको मिल सके। उसके बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ी सी, हम इसमें ऐड करेंगे वाइट पेपर। आप चाहें तो इसके अंदर जो है ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। ये अब आपकी सीजनिंग इसके अंदर आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप कितना ज़्यादा उसको करना चाह रहे हैं और क्या क्या उसमें डालना चाह रहे हैं। सिंपल सॉल्ट एंड पेपर इसके अंदर जाएगा सिर्फ, और उसके साथ अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा पेपरिका। पेपरिका से कलर बहुत अच्छा सा, जब आप उसको खाएंगे तो कलर बहुत अच्छा आएगा। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। इस तरीके से ये क्रीम चली गई, और अब हम इसको करेंगे मिक्स अच्छी तरीके से मिक्स, और मिक्स करके इसको एक सॉलिड फॉर्म में हम लेके आएंगे कि हम जब इसके अंदर कोटिंग करें तो ये इजीली इसके अंदर कोटिंग हो सके। इस तरीके से आपने एक बैटर सा रेडी कर लेना है, और अब हम इसकी करेंगे फिलिंग अपनी। इसकी फ्लेम कम कर दूं थोड़ी हाँ सी? जी, फ्लेम। अब यहाँ से इसका भी काम हो गया ख़त्म। अब आ जाती है बारी असेंबलिंग की। तो यहाँ से ले लेते हैं दूसरा बाउल, और इस बाउल को लेकर अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। तकरीबन 1 कप के करीब इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर, और साथ में इसमें जाएगा मैदा। अब इसको थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए जस्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा पिंक सॉल्ट, ताकि जब आप मैदा लगेगा उसको तो उसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर होना चाहिए। दैट्स इट, बस सिंपल मिक्स मिक्स मिक्स। और अब दूसरी साइड पे हम आ जाते हैं। तो अब हमारी कोटिंग का 1 पार्ट ये है, और सेकंड पार्ट हमारा होगा एग्स का। तो हम ये वाले एग्स जो हम पहले यूज़ कर रहे थे, इसी में ही हम और एग्स ऐड कर लेंगे। अच्छा, ये इतना होना चाहिए इसमें एग्स की आपकी डिप हो जाए। हाँ एग्जैक्टली, देखा जन्नत को मैंने प्रो कर दी है। तो इसको हम अच्छे से जो है इसके अंदर, ताकि हम डिप कर सकें, तो इस तरीके से आपने 2 से 3 बल्कि 4 अगर एग्स ले लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। तो यहाँ से ये जगह को थोड़ा फ्री कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पास कर लेते हैं जो चीज़ें अब हमें नहीं चाहिए उन्हें हम करते हैं साइड पे उनको ताकि दूर स्पेस मिले हमें। एग्जैक्टली। अब ये हो गया है, हमारे एग्स को कर लेंगे बीट अच्छे तरीके से। अब आ गई है, मैं अब आपको बताऊंगी कि आपने इसको असेंबल कैसे करना है। अब यहाँ से आपने ये स्टेप नंबर 1 है, 2 और 3, ठीक है जी। अब ये ले लेनी है हमने अपनी हैलोपिनोज ले ली। हल्का सा आपने इसको अंदर से खोलना है, और इस तरीके से आपने इसके अंदर, बल्कि इसको इधर ही कर लेते हैं, इस तरीके से आपने इसके अंदर फिलिंग करनी है। अब फिलिंग जो है वो आपने इतनी ही करनी है ताकि आराम से जब आप हैलोपिनोज को बंद करें तो वो बंद हो जाए। इतनी ज़्यादा ओवर फिलिंग नहीं कर देनी है आपने कि बाद में जो है वो फिर इशू हो और वो खुले भी ना। अब ये देखें, ये बंद करने के बाद ये एक्सेस जितनी भी है हम इसको सारी को बाहर निकाल लेंगे। तो हम इसी तरीके से पहले सारी जो हमारी हैलोपिनोज हैं उनको फिल कर लेते हैं। अब कर लेते हैं फ्लेम को ऑन, और यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे इसको मैदे में अच्छी तरीके से कोट। अब आएगी बारी थोड़ी सी हाथों की, आपने इसको जो है थोड़ा प्रेस करते जाना है इस तरीके से, और इसको हम अच्छे तरीके से इस तरीके से हम। अब ये करने का क्या रीज़न है? ये करने का ये रीज़न है कि आपने जब इस पर एग वॉश लगाएंगे तब इस पर जो है ईज़िली एग वॉश लग जाएगा। और यहाँ से मैं एक स्पून ले लेती हूँ ताकि हम उसकी हेल्प से इसके ऊपर हम एग वॉश जो है वो अच्छी तरीके से इसको कर ले। ठीक है जी, अब ये चला गया है एग वॉश। अब यहाँ से हम इसको उठाएंगे और इसको ऐड कर देंगे ब्रेड क्रम्स में। अब ब्रेड क्रम्स में डालकर आपने इसको, मैं ब्रेड क्रम्स थोड़ी इधर कर लेती हूँ। अब डालकर आपने इसको हल्के हल्के हाथ से थोड़ा सा प्रेस करना है, ठीक है। और अब हम इसकी करेंगे दोबारा से कोटिंग, ठीक है। तो ये 2 कोट होगा इसका। अच्छा जी, अब इसको कोट करेंगे इसी तरीके से, आपने इनको डबल कोट करेंगे। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स जो हैं वो बिल्कुल फ़ाइन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़ाइन वालों से ज़रा ज़्यादा अच्छा जो है थोड़ा कमर्शियल शक्ल आएगी, जैसे जो इंटरनेशनल चेन में आपको खाने को मिलता है। लेकिन अगर आपके पास पैनको है तो फिर उसकी बार बार कोटिंग करनी पड़ेगी, तो इसलिए आपने इस तरीके से ये देख लेना। डीप फ्राई, बिल्कुल आपने इनको लो हीट पे फ्राई करना है ताकि अच्छे से जो है अंदर तक आपकी चीज़ मेल्ट हो जाए। और मैंने फ्लेम को कर दिया बंद ताकि जो है अच्छे तरीके से ये कुक भी हो जाए और इसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का कलर भी आ जाए, ठीक है। अब ये तकरीबन इसको लगेंगे 7 से 8 मिनट जो है वो कुक होने में। बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसको करेंगे कुक। ले जी, हमारा जो है वो चिकन एंड
वेज Vegetable? पॉट पाए जो है वो हो गया है रेडी। अच्छा जी, ये हो गया है रेडी। बहुत गर्म है, बहुत ध्यान से, और आपने इसको जो है अभी बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, इसको थोड़ी देर इसको रूम टेम्परेचर पे आने दें और उसके बाद आपने इसको एंजॉय करना है। लास्टली हम इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़े से मिक्स हर्ब्स इस तरीके से। तो ये हमारा चिकन वेजिटेबल चिकन पॉट पाए जो हो गया है रेडी। और यहाँ पे जो है हमारी पेरी बाइट्स भी जो है तकरीबन रेडी हो गई हैं। तो इनकी साइड्स को थोड़ा सा प्लेटिंग करेंगे आप? जी बिल्कुल, इसका कर लेंगे थोड़ा सा चेंज साइड्स को इसकी, ताकि जो है इवनली ये इस पर कलर आ जाए। सारी तो ये हो गई है हमारी रेडी। इधर से पहले हम एक ले लेते हैं प्लेट, और उस प्लेट में सबसे पहले हम निकालेंगे अपनी पेरी बाइट्स को इस तरीके से। तो आप इस तरीके से निकालें। होममेड पेरी बाइट्स तैयार हो चुकी हैं। बिल्कुल, आपने और घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा आप ये कह लेंगे थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, लेकिन वंस आपने एक दफ़ा करके रख दिया तो फिर आप इसको जो है बड़ा एंजॉय करेंगे अपने घर पे। इस तरीके से हम ये रिमेनिंग जो है वो भी निकाल लेते हैं। टेस्टी थिंग्स टेक्स टाइम। एग्जैक्टली। और यहाँ से तो अपना आपका प्लेटर टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन एक मजेदार सी पेरी बाइट्स तैयार हो जाएंगी। एग्जैक्टली। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पेरी बाइट्स, और ये सारी इसमें पेरी बाइट्स रख देंगे। बहुत गर्म है तो ध्यान से आपने इसको उठाना है इस तरीके से, थोड़ी सी स्पेस बनाते हुए, ताकि हमें अगर एक और आ जाए यहाँ पे। तो ये हो गई हैं हमारी पेरी बाइट्स रेडी। आप इसको एंजॉय करें चिली गार्लिक सॉस के साथ, किनौर की या केचप के साथ, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसके साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हो गई हैं रेडी, जो कि हमने बनाए थे चिकन वेजिटेबल चिकन पॉट पाए, उसके साथ हमने बनाए थे पेरी बाइट्स। तो आप इन दोनों रेसिपीज़ को एंजॉय करें और फीडबैक अपना ज़रूर दें। तब तक के लिए मुझे जन्नत जमशेद और शेफ अनम को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। हाफिज़। इब्तिदाई रमज़ान में दोबारा से आपको खुश आमदीद कहते हैं। अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश ने यूरोपीय ममालिक को परेशान कर रखा है, और ताज़ा तरीन खबर यह है कि फ्रांस और इटली ने ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत का फैसला किया ताकि तवानाई की तरसील महफूज रहे। लेकिन बरतानिया अब शशो पंज में है कि क्या फ़ैसला लिया जाए। क्या यूरोप अपनी तवानाई की ज़रूरियात के लिए अमरीका की तय करदा लाइन से हटकर कोई आज़ादाना फ़ैसला करने वाला है या नहीं? बिल्कुल। और दूसरी तरफ ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए बड़ी पेशकश कर दी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तेल की तिजारत चीनी करेंसी युआन में करने वाले जहाज़ अपनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं। पेशकश तो बहुत बड़ी है। क्या सिफारतकारी जंग का रुख मोड़ देगी? इन्हीं बारीकियों को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी अमूर सिद्रा सदोज़ई, जिनसे हम जानेंगे कि आबनाए हुर्मुज़ की ये जो रस्साकशी है पाकिस्तान और आलमी मईशत पर क्या असरात मुरतब करेगी। तो सदाए रमज़ान में आपको वेलकम कहते हैं सिद्रा, और बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। यूरोपीय ममालिक का ईरान से बराह रास्त रब्ता करना क्या इस बात का सबूत है कि यूरोपीय इत्तेहाद तवानाई के मामले पर अमेरिका से अलग थलग सोच रहा है? देखिए, हमने देखा कि 28 फरवरी से एक मुसलसल जंग की सूरत हाल है, और इस जंग की सूरत हाल ने ना सिर्फ हमारे खित्ते को डिस्टर्ब किया है, बल्कि वन वे और द अदर इससे यूरोप भी डिस्टर्ब हो रहा है। मैं ये तो नहीं कहती कि ऑन द स्पॉट या अभी इमीडिएटली अमेरिका अलग थलग हो जाएगा, लेकिन यूरोप को अब अपनी पॉलिसीज थोड़ी चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि यूरोप के लिए भी ये एक माशी बहरान की सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। और इस टाइम पे ना सिर्फ वो अपने दिफा को देखेंगे, बल्कि वो अपनी जो इकोनॉमिक पोजीशन है उसको भी देखेंगे। सो नॉट इमीडिएटली अमेरिका साइडलाइन होगा, लेकिन ये कि अमेरिका के ऊपर इसके बहुत अमेरिका को कोलैटरल डैमेज जरूर देखना पड़ेगा। अच्छा सिद्रा, हालिया जंग ने सप्लाई चेन को बड़ा मुतासर किया है। क्या आपको लगता है कि हालिया सिफारतकारी जंग को मजीद फैलने से कोई किरदार अदा कर पाएगी या मुकम्मल तौर पर रोक सकती है?
देखिए, जितनी भी जंगें हुई आज तक दुनिया में, वो खत्म तो हमेशा नेगोशिएशन टेबल के ऊपर होती हैं। जंगों का इख्तिताम हमेशा मुज़ाकरात से, सालिसी से और कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे होता है। सिमिलरली जो ये जंग इतने तवील हो गई और उसके पीछे बहुत सारे अनासर थे जिनको शायद इस टाइम पे समअप करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, सालिसी का किरदार जिस तरीके से तमाम ममालिक ने अदा किया है और जिस तरीके से अभी प्यूटन के दरवाजे पे भी पहुंचे हैं ट्रंप साहब, और बाकी ममालिक को भी जो है वो इसके अंदर कूदने पे मजबूर कर दिया गया है, तो ऑब्वियसली सालिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और हमेशा जंगें जो है वो मुज़ाकरात के टेबल पे ही खत्म होती हैं। कुछ शर्तें मनवाई जाती हैं, कुछ शर्तें मानी जाती हैं। सही, बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन है कि कुछ शराइत माननी पड़ेंगी और कुछ मनवानी पड़ेंगी। आपने हुर्मस की अगर हम बात करते हैं तो आलमी तेल की तिजारत का तकरीबन 20% हिस्सा जो गुजरता है, अगर ये रास्ता महदूद होता है तो पाकिस्तान जैसी उभरती हुई मईशतों पर इसका फौरी असर क्या देख रही हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो जो हमने असर देखना शुरू कर दिया था वो तकरीबन 7 मार्च से पेट्रोल प्राइसेस की हाइक था कि किस तरीके से एकदम वो बूम आया है। जाहिर है जब इंटरनेशनल मार्केट में एक प्राइस हाई हो रही है तो पाकिस्तान भी इसी दुनिया का हिस्सा है और पाकिस्तान को भी इसी दुनिया में रह के चलना है। तो यहाँ पे भी एक जो हाई प्राइस हुई है उसकी वजह से आप ये देखिए कि लोगों के लिए रोजगार, क्योंकि सैलरीज तो उतनी है ना फिलहाल, ठीक है, आपकी सनतों में आपका पेट्रोल यूज हो रहा है, आपकी गाड़ियों में आपका पेट्रोल यूज हो रहा है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन में आपका पेट्रोल यूज हो रहा है। तो सबसे बड़ा जो हमें एक सेटबैक यहाँ पे देखना पड़ेगा वो ये है कि क्या होगा, मतलब हम अपनी सनतें बंद कर दें या हम मजदूर को घर पे बैठा लें या हम जो है वो ट्रांसपोर्ट चलाना बंद कर दें। तो ऑब्वियसली एक जो असर है वो हमने देखा कि ऐवानों से लेके और गली मोहल्लों तक आया है। तो सबसे बड़ा असर तो पेट्रोल की प्राइसेस और उससे रिलेटेड हर चीज के ऊपर है। अच्छा सिद्रा, ईरान ने हम देखें कि चीनी करेंसी युआन में तिजारत करने वाले जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त का इशारा दिया है। किस हद तक इसका फायदा मुमकिन होता हुआ नजर आता है आप? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इसमें दो पहलू बहुत ज्यादा अहम है। पहला पहलू तो ये है कि जो लोग कह रहे थे कि चाइना जो है वो खामोश है या किसी किस्म का ईरान की सपोर्ट में सामने नहीं आया, चाइना की कभी भी ये पॉलिसी नहीं रही कि वो जंग और जदल की तरफ उतर आए। चाइना इज अ वेरी स्टेबल, अ वेरी वाइज स्टेट के जहां पे हमेशा एक पीसफुल पॉलिसी रही है। इसमें से दो पहलू निकलते हैं। पहला पहलू तो ये है कि चाइना ऑब्वियसली एक जो है वो सुपर पावर के तौर पे इमर्ज होकर सामने आएगा और विद द हेल्प ऑफ ईरान, क्योंकि ईरान और चाइना, ईरान और रशिया, ये तीनों बहुत क्लोज इत्तेहादी हैं। तो इस सिचुएशन में, इस पूरे खित्ते में, तो ऑब्वियसली हम ये नहीं कहते कि चाइना की इजारादारी है, लेकिन चाइना का एक बड़ा मुनफरिद और बावकार मकाम है यहाँ पे। ऐसे ही है। तो चाइना के जो है वो एक तो सपोर्ट जाहिर हो गई कि चाइना ने फुल सपोर्ट दिया है ईरान को। सेकेंडली, जो मजे की बात है वो ये है कि डॉलर को चैलेंज कर दिया गया है। आपको पता है कि दुनिया में सारी ट्रेड जो है वो डॉलर के थ्रू हो रही है। तो वन वे और द अदर एक बहुत बड़ा सेटबैक है ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि जहां उनकी एक अब्सर्ड किस्म की गलती, उनका अब्सर्ड मूव, उसने ना सिर्फ उनको यूरोप में आइसोलेशन की तरफ धकेल दिया, पूरी दुनिया में जो है वो एक धाक थी ना। देखिए, शेर एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ शेर, लेकिन शेर की धार बहुत होती है। जरूरी नहीं होता कि वो आए और आके हमला कर दे। तो सुपर पावर शुड बिहेव लाइक सुपर पावर्स। अब इस जंग ने इतना नुकसान पहुंचाया उनको कि ना उनकी वो जो सुपीरियरिटी थी वो कायम रही, और तो और अब बिल्कुल सिद्रा ऐसे ही है। अगर हम इमेज देखें तो बहुत बुरी तरह से स्पॉइल हुआ है, मईशतें बहुत तबाह हुई हैं। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है और जी जंगों के हामी नहीं है, वो जो एक इमेज बिल्ड कर रहे थे वो इमेज को बहुत नुकसान हुआ है। अब नोबेल प्राइज कैसे मिलेगा वो भी बड़ी सारी सूरत हाल प्राइज ना मिलने से पहले तक जंगों के हामी नहीं थे। आप देखिए कि नोबेल प्राइज के बाद तो उन्होंने शुरू ही जंगें की हैं। तो जो जंगें खत्म करवाना चाह रहे थे, जंगें उन्होंने शुरू कर दी। तो ये किसी ने सही नब्ज पकड़ी है, पकड़ने वाले ने भी, कि मईशत के लिहाज से या तेल की कीमतों के लिहाज से कीमतें बढ़ाई हैं, उन पर दबाव आया है। तो ये कितना बड़ा प्रेशर है मईशत के, अगर हम हवाले से देखें, अमरीकी इंतजामिया क्या रद्द अमल दिखाई देती है आपको इस पे?
आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट उनके अपनी ऑपोजिशन पार्टी डेमोक्रेट्स जो हैं वो जी पिछले एक हफ्ते से कोई ना कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, सरापा एहतजाज है। स्पेसिफिकली जब उन्होंने फंड्स के रिलीज करने की बात की थी इस जंग के दौरान, तो डोनाल्ड ट्रंप बीइंग अ बिजनेस एंटिटी, उनका सबसे बड़ा जो यहाँ पे इंटरेस्ट था वो मादनियात के ऊपर था, वो ज़खायर के ऊपर था इस खित्ते में दाखिल होने के लिए। तो मईशत उनकी जो है वो शहरग है, उसके अलावा जो पावर गेन है वो उनकी शहरग है। तो अभी भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बावजूद वो अहदाफ उनको मुकम्मल हुए ही नहीं, वो वाले वेस्टेड इंटरेस्ट उनके पूरे हुए ही नहीं जिसके लिए उन्होंने ईरान पे हमला किया था। तो मईशत को तो बुरी तरीके से धचका लगा है। अच्छा सिद्रा साहिबा, बरतानिया की अगर हम बात करें तो पहले डोनाल्ड ट्रंप भी उनके हवाले से कह चुके हैं कि बरतानिया जो है उसने बिल्कुल अलग बिहेव किया, बाकी सारे ममालिक एक तरफ थे। बरतानिया इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात से गुरेजा है। आप इस हिचकिचाहट के पीछे क्या कोई ख़ास दिफाई हिकमत अमली देख रही हैं या ये महज अमरीकी पॉलिसी की पैरवी है? देखिए, बरतानिया और अमेरिका का जो इत्तेहाद है ना वो अभी का नहीं है, वो बहुत पुराना है। ये दोनों बहुत अरसे से स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी रहे हैं, दिफाई पार्टनर्स भी रहे हैं। तो ये जो एक दोस्ती के लिए एक नेक्सस है ये आज का नहीं है। लेकिन चूंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो अपनी पॉलिसीज हैं वो एक आम आदमी के लिए कॉम्प्रहेंड करना बड़ा मुश्किल है। आप आज एक बात करके कल उस बात से यू टर्न ले लेते हैं। तो वो तमाम कौमें या वो तमाम सदूर या वो तमाम लीडर्स जो जरा से भी समझ और अकल बूझ रखते हैं, उनमें से कोई भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ आकर खड़ा नहीं हुआ, ना ही किसी किस्म की स्टेटमेंट दी, ना ही किसी किस्म की कोई कंधे से कंधा मिला के चलने की बात की। तो हर वो कौम, हर वो लीडर के जो जी शऊर था, जीरत था, उन्होंने इसी पॉलिसी को अपनाया है कि हम इस मोमेंट पर डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो दूर ही रहें। ऐसे ही है। अच्छा सिद्रा, एक तो ये सूरत हाल है, आप जिस तरह से आप भी कह रही हैं कि मुज़ाकरात ही एंड हल होता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ईरान अब बातचीत पर आमादा होगा या नहीं होगा? क्योंकि बहुत पहले की अगर हम बात करें तो ईरान तब यही मुज़ाकरात की तरफ ही आना चाहता था, बातचीत करना चाहता था, लेकिन जिस तरह से ये सारी सूरत हाल हुई अब उसने चैलेंजिंग सिचुएशन ले ली है, सॉवरेनिटी का सवाल है अब तो, और इनको शुबा भी है कि शायद वो मुज़ाकरात की तरफ आमादा भी ना हो। तो मुज़ाकराती पेशकश के बदले में क्या आप देख रही हैं कि रियायतें मांग सकता है ईरान? ईरान तो इस वक्त पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ पे है। yes. और ईरान जो है वो अपनी हर शर्त मनवा सकता है। वो देखिए, ईरान बहुत अरसे से सैंक्शंस के अंडर था, वो सारी सैंक्शंस को खत्म करवा सकता है। ईरान अपने ट्रेड बढ़ा सकता है। ईरान इस वक्त मन चाही शराइत ना सिर्फ मनवा सकता है, बल्कि वो इस पोजीशन में कि वो इस खित्ते में एक नई ताकत बन के बहुत प्रोमिनेंटली उभर के सामने आए। देखिए, एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ दुनिया की दो मनहूस ताकतें हैं और एक वाहिद ईरान उनके साथ लड़ रहा है जिनमें से एक सुपर पावर है। तो इस वक्त तो ईरान कैन ब्रिंग एनीथिंग ऑन द टेबल, और जितने भी ममालिक इस टाइम पे मौजूद हैं वो ना सिर्फ ईरान की बात को वैल्यू करेंगे, बल्कि ईरान तो शराइत मनवाने के लिए जो है वो बहुत विन विन सिचुएशन में है। सिद्रा, बिल्कुल आप कह रही हैं कि इस वक्त ईरान की जो पोजीशन है वो बड़ी बेहतर है, विन विन सिचुएशन है। ज़रा ये भी थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर दें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं सैंक्शन से निकलना, और इसके अलावा कौन कौन से मुतालबात हैं जो इस वक्त ईरान मनवा सकता है, जिससे ईरान की जो आवाम में बेचैनी है महंगाई से मुतालिक और जो चीज़ों से मुतालिक है अब वो भी एड्रेस हो सके और ईरान जो है एक फातेह के तौर पर यहाँ से निकले मुज़ाकरात में से। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप उन पे से सैंक्शंस हटा देते हैं तो आप ये देखिए कि ईरान विल कम एज एन अदर सॉर्ट ऑफ नेशन। ठीक है, जब इतने अरसे से उनके तेल की खरीदारी पे सैंक्शंस हैं, उनकी ट्रेड्स के ऊपर सैंक्शंस हैं, उनके यूरेनियम के ऊपर सैंक्शंस हैं, तो किसी भी मुल्क को फ्लरिश करने के लिए आपने सबसे पहले उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करना होता है। और एक मुल्क जो इतने अरसे से इतनी इकोनॉमिक सैंक्शंस के अंदर बैठा हुआ है कि जिनके ऊपर जो है आपने पाबंदियां लगाई हैं, तो इकोनॉमिक बूस्ट तो वहां पे मुमकिन नहीं था। तो सबसे पहले अगर आप अपनी ट्रेड के एनहांसमेंट की बात करें, आप अपनी जो है वो यूरेनियम के एनहांसमेंट की बात करें, क्योंकि देखिए हक है 60% तक तो ईरान का अपना हक है। अगर आप उसको न्यूक्लियर वेपन्स में नहीं भी इस्तेमाल करते, देन देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स के जहां पे आप जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक और बयान देख रही थी प्यूटन का, कि जहां पे प्यूटन ने ये पेशकश की है कि हम ईरान का यूरेनियम अमानतन अपने पास रख लेते हैं, तो अमेरिका उस पर भी नहीं मान रहा। लेकिन इस टाइम पे अगर ये इसी तरीके से बदस्तूर ये हालात जारी रहते हैं तो ईरान अपनी
कोई भी शर्त मनवा के एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पे उभर के सामने आ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ईरान इस वक्त जिस सिचुएशन में है वो कुछ भी मनवा सकता है। बहुत शुक्रिया सिद्रा सदोज़ई आपके वक्त का। और जैसे भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि जंगों के हामी नहीं थे, जो कि बड़े बिजनेसमैन थे और चाहते थे कि जी खिता ग्रो करे, मईशतें ग्रो करें, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, डिसीजन मेकिंग उनकी क्या हुई, प्लानिंग उनकी बिल्कुल नहीं थी, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं थे और उन्होंने जंग छेड़ दी। और अब ईरान को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि बस ईरान अब वाकई जो करवाना चाह रहा है वो करवाएगा। मुज़ाकरात की अगर मेज़ पर आते हैं ना, तो ईरान की वो जो सोवरेनिटी है जिसको आप चैलेंज कर रहे थे, उन्होंने बता दिया कि कौम डटी हुई है और उभर कर एक ताकत जो है वो ईरान सामने आई है। अभी वक्त हुआ नाज़रीन ब्रेक का, देखते रहिए सदाए रमज़ान। वहाँ ईद की तैयारियां अरूज पर हैं और क्या मर्द क्या ख़वातीन सभी हम देख रहे हैं कि ग्लोइंग स्किन और बालों के नित नए ट्रीटमेंट्स का जो है वो तस्करा कर रहे हैं और जुनून है जो कि सर चढ़कर बोलता हुआ नजर। आप हंस रही हैं, इसमें क्या वजह है? मैं कह रही हूँ कि मर्द भी अब पीछे नहीं है सैलून्स जाने में और चक्कर लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो जिल्द है ना वो जी ग्लोइंग हो जाए और बड़े हमीद पर चमकते जिल्द जल्दी से चमक जाए। और इश्तिहारात में देख देख के तो हम ज़्यादा जाल में फंसना शुरू हो चुके हैं ना, जितना सोशल मीडिया का दौर है। हर रील जो है वो हमें बस चमकती हुई नज़र आ रही होती है और हमें लग रहा होता है कि बस ये जो फिल्टर का ही कमाल है, ये जो नज़र आ रही है ना ऐसे ही होगी, कोरियन ग्लास स्किन नहीं हमें मिलेगी। और यंग गर्ल्स में बहुत ज़्यादा ट्रेंड हम देख रहे हैं कि सैलून्स जाने का, पहले तो कभी सुना ही करते थे कि सैलून कोई जब शादी होगी शायद तभी जाना है, बट अब बहुत आम हो चुका है और इसी वजह से एक्ने के मसाइल भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। यंग गर्ल्स में हेयर फॉल के मसाइल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं और बहुत सारे इस तरह के और कई सवालात हैं अपनी स्किन से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड जो जन्म लेते हैं कि कुछ लोग जी केराटिन करवाते हैं, कुछ लोग बोटॉक्स और फिलर्स, मगर फिर भी स्किन जो है वो ख़राब हो रही है। इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा। क्यों? क्योंकि हम स्किन टाइप नहीं अपनी समझते। जब तक हम अपनी स्किन टाइप को नहीं समझेंगे फिर तजर्बात करते रहेंगे और फिर ख़तरनाक जो है उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। और फिर हम जादुई नताइज भी चाह रहे होते हैं ना, ये नहीं देख रहे होते कि हमारी स्किन कैसी है, कितनी इसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। हम चाहते हैं नहीं, बस हमने जो है ना आप समझे 10-20 से 100 पे जाना। और ये 5 दिन में गोरा, 10 दिन में गोरा, ये भी बड़े मसाइल होते हैं और फिर इनके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो फिर हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये तो बड़ा मसला हो गया। तो इसी पर बात करने के लिए मारूफ डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर अली हारून ने हमें ज्वाइन किया। उनसे जानेंगे जी जदीद मेडिकल साइंस में जो जिल्द है उसके जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए क्या तरीके मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सदाए रमज़ान। सबसे पहले तो ये बताएं कि ईद आ रही है, हर कोई चाहता है कि ग्लोइंग स्किन हो, जिल्द ख़राब ना हो और बहुत ही शाइनी नज़र आ रही हो, तो क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? जो दिन रह गए हैं थोड़े से, इसमें क्या करें कि स्किन बहुत अच्छी हो जाए? जी अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक आप लोग ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिए, मैं हमेशा पेशेंट्स को जब भी मेरे पास आते हैं क्लिनिक में, मैं उनको सबसे पहले कहता हूँ कि ट्रीटमेंट से पहले आप अपनी स्किन का ख्याल रखें, ठीक है? तो वो नौबत ही नहीं आती कि आपको कोई ट्रीटमेंट कराना पड़े। अगर आप अच्छे तरीके से अपनी स्किन का ख्याल रखेंगे तो काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स आपको कराने ही नहीं पड़ेंगे, ठीक है? नंबर 1, आजकल आपको पता है समर्स हैं, ठीक है? समर्स में हार्श सोलर एक्सपोजर होता है, ठीक है? सन ब्लॉक मैं हमेशा पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करें। बहुत सारे लोग हैं बहुत ज़्यादा केयरलेस बिहेवियर शो करते हैं टूवर्ड्स यूजिंग सन ब्लॉक। कहते हैं क्या है, कुछ नहीं, थोड़ा सा भी गाड़ी में बैठेंगे, उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी चले जाएंगे या हम लोग ऑफिस में चले जाएंगे, सन एक्सपोजर इतना है ही नहीं। मगर द थिंग इज़ दैट कि आप सन को अगर 10 से 15 मिनट भी एक्सपोज अपनी स्किन को कर लेंगे तो आपकी स्किन अच्छी खासी डैमेज हो सकती है उससे। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि रमज़ान में पानी की कमी और जो हमने फ्राइड चीज़ें खाई हैं, खा भी रहे हैं, उसका कितना डायरेक्टली असर पड़ता है हमारी स्किन पर? और इस हवाले से सहरी और अफ्तारी के लिए खाने में क्या होना चाहिए कि हमारी स्किन भी उससे बेहतर रहे? देखें, हाइड्रेशन तो वैसे भी आपको, अगर रमज़ान ना भी हो तो आपको अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखना चाहिए। और जब रोज़े हों तो डेफिनेटली जब आप लोग अफ्तारी करते हैं और जब आप लोग सहरी करते हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ऐसी चीज़ें खाएं या पिएं जिससे आपको हाइड्रेशन मिले, ठीक है? रादर देन गोइंग फॉर ऑयली फूड्स, ठीक है, उनको आप अवॉइड करें, ठीक है? ख़ास तौर पे जो लोग जिनको एक्नी प्रोन स्किन जिनकी होती है, ठीक है, उनको तो मैं कहता हूँ कि ऑयली चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करें, ठीक है? मैं तो कहूँगा कि आपके लिए, स्किन के लिए और सबसे बड़ा दुश्मन आप पैदा कर रहे हैं। अच्छा। तो हाँ, तो ऑयली स्किन के लिए तो वालों को तो मैं कहता हूँ आप बिल्कुल फ्राइड आइटम्स को बिल्कुल साइड पे कर दें, ठीक है? उनको आप खाएं। वैसे भी मैं कहता हूँ कि आप अगर
ऑयली स्किन नहीं भी है, एक्नी प्रोन स्किन नहीं है आपकी, फिर भी आपको फ्राइड आइटम्स अवॉइड करने चाहिए। सही। अली, हम देखते हैं सोशल मीडिया की वजह से भी ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि अब समझ ही नहीं पाते हैं कि स्किन टाइप को हमने समझना कैसे है कि मेरी स्किन टाइप क्या है। और जब तक स्किन टाइप नहीं पता चलती तो वो हर कोई वो एक ही रील को फॉलो करने लग जाता है। हर टाइप की स्किन वाला इंसान भी, अगर कोई ट्यूब है, कोई जिसकी बहुत ज़्यादा प्रमोशन चल रही है एक्ने की वजह से, सब वो लगाना शुरू हो जाते हैं और फिर मज़ीद फेस जो है वो ख़राब हो जाता है, पिंपल्स पे पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं। ये कितना ख़तरनाक है। बड़ी अच्छी आपने बात की है। ज़्यादातर पेशेंट्स मेरे पास यही आते हैं, कहते हैं कि फ़लानी क्रीम हमने देखी थी सोशल मीडिया के ऊपर रंग गोरा करने के लिए। गोरा तो फॉर आपको शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वो कर देती है, मगर वो जो डैमेज आपकी स्किन को दे के जाती है उसके मतलब कि आप उसको फिर कम्पीट नहीं कर सकते। ठीक है, आपको एक तो मुलाजमा उससे होगा, क्योंकि ये आजकल की जो क्रीम्स होती हैं आपको इंस्टेंट वाइटनिंग तो देती हैं, मगर इसके अंदर आपको पता है कि क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कितनी वो मरकरी का कंटेंट बहुत ज्यादा है। मरकरी, यस, आई वाज अबाउट टू कोट इट, मरकरी डालते हैं, जिसकी वजह से स्किन आपकी इंस्टेंट आपको वाइटनेस तो मिल जाती है, मगर जब वो वाइटनेस आपकी खत्म होती है स्किन, तब तक आपकी डैमेज हो जाती है। और डैमेज इस तरह से होती है, आपको मुलाजमा हो जाता है, आपकी जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है स्किन की वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से फिर आप जब सन में एक्सपोजर करते हैं, ठीक है, तो स्किन आपकी इतनी सेंसिटिव हो जाती है उस वक्त कि ज़रा सा भी आप सन एक्सपोजर, बेशक आप सन ब्लॉक भी यूज़ कर रहे होंगे, सन ब्लॉक भी आपके लिए फिर वो काम नहीं करेगा। अच्छा अली, हमें ये भी बताएं कि आगे गर्मियाँ जो हैं वो आ गई हैं, बस समझें आप, तो ऑयली स्किन वालों के लिए आप क्या रेकमेंड करेंगे, उन्हें कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए? देखें, ऑयली स्किन वालों को तो मैं एक बहुत बड़ी मिथ है, लोग कहते हैं कि अगर ऑयली स्किन है तो आपने मॉइस्चराइज़र यूज़ ही नहीं करना। मैं मॉइस्चराइज़र और यूज़ करूँगी या करूँगा तो मेरी स्किन और ज़्यादा ख़राब होगी और ज़्यादा ऑयली हो जाएगी, ये मिथ है। ठीक है, फेस वॉश करने के बाद आपने अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करना है। हाँ, इसमें फिर आपके दो टाइप के मॉइस्चराइज़र्स आ जाते हैं, या तो आप ऑयल बेस यूज़ करें या तो आप वाटर बेस करें। ठीक है, रिकमेंड मैं करता हूँ कि जिनकी अगर ऑयली स्किन हो वो आप वाटर बेस की तरफ जाएँ। ठीक है। अच्छा, ऑयली स्किन की तो हमने बहुत बात कर ली है, ड्राई स्किन के हवाले से भी बात करें अगर, तो ड्राई स्किन वालों को भी एक्नी हो रही है, मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, या हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए, हम डाइट में ऐसी चीज़ें जिनका इंटेक करें जिसकी वजह से शायद स्किन इतनी ज़्यादा डैमेज हो रही है और हमें समझ नहीं आता कि ये हार्मोनल एक्नी है या दूसरी कोई ऐसे एलर्जी की वजह से कोई एक्नी हो गई है, और हम सबको एक ही तरह ट्रीट करते हैं। हार्मोनल एक्नी को कैसे ट्रीट किया जा सकता है? देखिए, हार्मोनल एक्नी अगर सबसे पहले अगर आपको ट्रिगर कर रही है, ठीक है, या आप खुद से सेल्फ अज्यूम कर रहे हैं, तो बेहतर है कि आप सेल्फ अजम्पशंस करना छोड़ दें, प्रॉपर किसी डॉक्टर के पास जाएं। ये इर्द गिर्द की नानियाँ दादियों वाले टोटके यूज़ करना, या मेरी फ्रेंड ने बोला था कि ये चीज़ यूज़ करो, हाँ, तो बेहतर है कि आप किसी प्रॉपर किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, ठीक है, फीमेल्स खास तौर पर, ठीक है, उनसे आप प्रॉपर अपने, वो आपको कुछ टेस्ट रिकमेंड करेंगी, आपकी रिपोर्ट्स चेक करने के बाद फिर आपको जो भी अप्रोप्रिएट आपके लिए ट्रीटमेंट प्लान सेट करेंगी, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने अपना ट्रीटमेंट प्लान फॉलो करना है। अच्छा अली, एक ये भी आजकल हम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं, लेयर्स पे लेयर्स, इवनिंग स्किन केयर, सीरम्स होते हैं, सुबह में कोई मॉर्निंग स्किन केयर, वो इतनी सारी प्रोडक्ट्स पे अगर खर्चा कर देंगे तो फिर खाएंगे क्या हम? कोई सिंपल स्किन केयर रूटीन बताएं, वो जो प्रैक्टिकल भी हो। ये तो लगता ही नहीं है कि प्रैक्टिकल है, बंदा लगता है कि सारा दिन 24 घंटे इसी के पीछे लगा हुआ है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखें, आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर ले लें, ठीक है, आप किसी भी वो हो मेडिकेटेड, सही है, ठीक है, बेशक मेड इन पाकिस्तान हो, मेड इन पाकिस्तान में नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे इस तरह के अच्छे मॉइस्चराइजर्स हैं जो कि मैं खुद भी पेशेंट्स को अपने क्लिनिक में रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, आप किसी भी फार्मेसी में चले जाएं, उनसे कहें कि मुझे अच्छा सा कोई मॉइस्चराइजर दिखाएं। ठीक है, ड्राई स्किन के लिए तो ड्राई स्किन वाला कहें, अगर जिनकी ऑयली स्किन है ऑयली स्किन वाला कहें। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले आपने पढ़ने के उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। ठीक है, नंबर 1 आपने सबसे पहले देखना है इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड हो, जो स्किन की आपको अच्छी बूस्ट करे, आपकी स्किन के अंदर ग्लो लेके आए। ठीक है, स्किन की मॉइस्चर बैरियर को रिटेन करे बेसिकली। ठीक है, फिर अगर जाते हैं अगर एक्नी की तरफ, आपने जैसे भी पहले प्रीवियसली बात की थी, एक्नी प्रोन स्किन भी है, तो उसके अंदर आप देखें सैलिसिलिक एसिड हो, ठीक है, उनके लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, फिर अगर कोई एंटी एजिंग की तरफ जाना चाहता है, ठीक है, एंटी एजिंग के लिए, तो उसके अंदर देखें पेप्टाइड्स, सेरामाइड्स,
ये होने चाहिए, एसेंशियल्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे आजकल मॉइस्चराइजर्स मार्केट में हैं जिनके अंदर ये आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। बिल्कुल, हर स्किन टाइप के लिए मॉइस्चराइजर अली मौजूद हैं, आपने बताया। अब जरा थोड़ा बालों की बात कर लें। आपका भी हेयर स्टाइल, बाल बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं आपके भी, तो हमें बताएं कि बालों को किस तरह से हम सेफ रख सकते हैं। और हालांकि हमने ड्रायर भी यूज़ करना है, प्रोडक्ट्स भी यूज़ करनी है, केमिकल भी हमने लगाना है क्योंकि सेट करना है उनको, लेकिन उन सब के बावजूद हम उनका ख्याल कैसे रख सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं कहूँगा, जैसे मैंने पहले आपसे बात की थी स्किन से रिलेटेड, कि डाइट अच्छी रखें, ठीक है। ठीक है, जब आपकी बॉडी अंदर से अच्छी काम कर रही होगी, ठीक है, उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी विटामिन्स की, मिनरल्स की नहीं है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपके बाल हेल्दी होंगे। फिर एक और चीज़ होती है कि जेनेटिकली भी होता है कुछ लोगों को, ठीक है। अब जिनको जेनेटिकली होता है कि उसके फिर उसका कोई इलाज नहीं, उसका ये है कि इलाज के आप ख्याल रखें बालों का, ठीक है। आप कोई क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स लें, जैसे आजकल एक्सोसोम्स बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो आपको पता हो या ना पता हो, काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि बहुत ज़्यादा हाइप है इसका, ठीक है। तो एक्सोसोम्स इज़ वेरी गुड, ठीक है। PRPs करवाएं, ठीक है, कि आपके बाल जो, देखिए बाल गिरने ही हैं अगर आपका जेनेटिक है, उसको हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपके वो 5 साल 10 साल बाल गिरने, उसको हम डिले कर सकते हैं, ठीक है, 15-20 साल बाद गिर जाएं आपके बाल। सही। अच्छा अली, हम स्किन की ही बात कर रहे थे, आप स्किन केयर बता रहे थे, वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। मॉइस्चराइजर, और मॉइस्चराइजर के बाद हाँ जी मॉइस्चराइजर की बात क्या? जी, आप स्किन केयर बता रहे थे ना कि अच्छा सा मॉइस्चराइजर ले लिया और फिर अच्छा सा सन ब्लॉक, और इसके साथ क्या हमने ऐड करना है? देखें, अगर तो आप देखिए जितनी चीज़ें आप यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा है। इंसान ने आजकल अपना बजट भी देखना होता है, सही जी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप अच्छा सा सन ब्लॉक, एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर जो आपकी स्किन टाइप के हिसाब से है, उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो भी गोल्स होंगे आप उसको अचीव करेंगे, सही, ठीक है। बाकी अगर आप अगर आपका बजट है, देन आप यू कैन गो फॉर क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स, ठीक है। इसमें फिर आपकी डिफरेंट क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स आ जाती हैं, स्पेसिफिक एंटी एजिंग हो सकता है, एक्नी के लिए हो सकता है, अगर आपकी हाइपर पिगमेंटेशन है उसके लिए हो सकता है, हेयर के लिए हो सकता है, मल्टीपल आपके लिए ऑप्शंस हैं, ठीक है। वो मतलब सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अवेल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अली आपके वक्त का। और वाकई जी, जितने मसाइल स्किन रहे हैं वो हमारी डाइट की वजह से भी होता है। हम ऐसी चीज़ों का इंटेक कर रहे होते हैं, ऑयली चीज़ें खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्किन जो है वो एक्नी प्रॉन हो जाती है, और फिर हम उसके ऊपर ड्राई स्किन केयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा ये बड़ा गलत है। मतलब हम अपनी स्किन टाइप को जाने बगैर जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो फायदे की बजाय उल्टा फिर हमें नुकसान ही दे रही होती है, क्योंकि उनका इस्तेमाल ही हम गलत कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है ताकि आपकी स्किन जो है वो बेहतर है। अब जी प्रोग्राम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ ईदी की बात कर लेते हैं। रमज़ान के आखिरी अशरे में हर घर में ईद की तैयारियां जो अपने उरूज पर पहुंच जाती हैं, लेकिन इस बार खुशियों के साथ साथ कुछ तलखियां भी जुड़ी हुई हैं। ईद पर बच्चों की सबसे बड़ी खुशी जो है वो ईदी होती है जिस तरह से मैंने कहा था, मैंने कहा थोड़ा माहौल बना दूँ ना, और वो जी होते हैं कड़कते हुए नोट। और कड़कते हुए नोटों की सूरत में जब ईदी मिलती है तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, मगर अफसोस कि इस मासूम सी ख्वाहिश को भी मुनाफाखोरी की नज़र कर दिया गया है। स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक्स ने नए नोटों का हुसूल गोया एक नामुमकिन मिशन बना दिया है, जिसका फ़ायदा ओपन मार्केट के व्यापारी उठा रहे हैं। 100 रुपए के नोटों की एक गड्डी, जिसकी असल कीमत 10,000 रुपये है, इस वक्त बाज़ारों में 11,000 रुपये तक में फ़रोख्त हो रही है। यानी ईदी देने से पहले ही आम आदमी की जेब पर एक बड़ा डाका डाल दिया गया है, ईदी वसूल कर लगाएं आप। और ये सूरत हाल वाकई परेशान कौन है। एक तरफ नोटों का बहरान है तो दूसरी तरफ सबकी नज़रें आसमान पर लगी हैं कि ईद कब होगी। रुयत हिलाल कमेटी का इजलास 19 मार्च को तलब किया गया है। माहिरीन मौसमियात और स्पार्को की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 19 मार्च को चांद नजर आने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं, जिसका मतलब है कि ईद उल फितर 21 मार्च 2026 बरोज़ हफ्ता होने का कभी इम्कान है। तो नाज़रीन, अगर आप भी ईदी के लिए नए नोट तलाश कर रहे हैं तो ईद की छुट्टियों का प्लान बना रहे हैं तो जनाब इन बदलते हुए हालात को मद्देनजर रखें। दुआ कि ये ईद सबके लिए खुशियों और आसानियों का पैगाम लेकर आए। और वी होप कि कोई प्राइस में कमी आए तो कड़कते हुए नोट मिल जाए ईदी में, वो बड़े जरूरी और यही सबसे हासिल व हसूल होगा जनाब, इसी की तलाश है। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सदाए रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब वो सेगमेंट आ चुका है जिसका आप सबको इंतज़ार होता है। गिफ्ट हैम्पर्स देने का टाइम है। जे डॉट के जोड़े जो हैं वो जीतने का टाइम है। सवाल का सही जवाब देंगे और ऑडियंस भी तैयार है वहाँ, उन्होंने भी कमर कस लिया है। हमारे कॉलर जो हैं उन्होंने भी सारे सवालात जो हैं वो अपनी तरफ से देख लिए हैं, यानी वो कहते हैं ना पास पेपर्स आप देख लेते हैं तो वो तैयारी हो चुकी है। तो जनाब आज का पहला सवाल है कि इस्लाम के पहले मौज़िन होने का एजाज़
किस सहाबी के पास है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो या हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये 4 ऑप्शंस आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद हैं और देखते हैं कि जनाब कौन दुरुस्त जवाब देकर आज के गिफ्ट का हकदार करार पाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा कौन और कहाँ से मुखातिब हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बात कर रहा हूँ लाहौर से आप बात कर रहे हैं। अच्छा, तो बताइएगा दुरुस्त जवाब क्या है? सर, इसका दुरुस्त जवाब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल दुरुस्त जवाब आपका। ले जी, जवाब। जे डॉट का ये गिफ्ट आपका हुआ। बढ़ते हैं हम अब अगले सवाल की जानिब। और बड़ा अच्छा आगाज हुआ है। सवाल का जो सही जवाब है वो तो मौसूल हो ओपनिंग गया। अच्छी हुई है। ओपनिंग अच्छी हुई है। अच्छा जी, दूसरा सवाल है, कुरान मजीद की आखिरी सूरत कौन सी है? सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास और सूरह कौसर। ये 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से इतना इजी है, इतना इजी। इसमें तो वैसे मुझे ऑप्शंस भी नहीं बतानी चाहिए। ये तो ऐसे था कि बस हम ना ये बस हम कह रहे हैं कि जिसकी कॉल लग जाए वो गिफ्ट ले जाए। कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से मुखातिब हैं? वालेकुम सलाम जी, मोहम्मद इमरान लाहौर से। ठीक है, अगर आपने सवाल सुन लिया है तो जवाब बता दीजिएगा। सूरत नास। जबरदस्त जी, सही जवाब। और जे दुरुस्त डॉट जवाब का है। एड्रेस जी आपका वो बहुत ही आसान था। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की जानिब जनाब, और बताइए कि खाना काबा किस शहर में है? अब आप ये ना कहिएगा कि इसके लिए आपको ऑप्शंस की भी ज़रूरत है। ये तो बस हम यूं कर रहे हैं कि जिसकी कॉल मिले वो गिफ्ट ले जाए। तो देखते हैं कोई कॉलर हमारे साथ मौजूद है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ करवाइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से मुखातिब हैं? चलें जी, चलें, कोई हम खुश देखते हैं कि नसीब जनाब होगा जिसकी कॉल मिल ही जाएगी। सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है, ऑप्शंस भी हैं और बहुत ही आसान सा है। आज के सवाल वैसे बहुत ही आसान थे, तो ऐसे ही है कि बस हम ना बांट रहे हैं, वाकई अब ड्रेसेस बांट रहे हैं कि आसानी से कोई जवाब दे दे। वैसे हमने जो सेट किया था कि इतने मुश्किल मुश्किल सवाल थे, अब हम आसानी की तरफ आ गए। रहमतों का महीना है वहाँ। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से मुखातिब हैं? वालेकुम अस्सलाम, हबीब बात कर रहा हूँ लाहौर से। अच्छा हबीब, बताइए अगर आपने सवाल सुन लिया तो दुरुस्त जवाब बता दें हमें। मक्का मुकरमा में। बस बेहतरीन हो गया जी, बहुत मुबारक हो आपको। ये गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ जे डॉट की तरफ से। तो वहाँ 3 हमारे ये आज के लकी विनर्स हैं और जिनकी भी कॉल मिली है वो जीतने में जनाब अच्छा, कामयाब हुए। किसी का सवाल गलत नहीं हुआ। सवाल भी बहुत आसान थे और जवाबात भी आसानी से हम दे सकते थे। अब मेरा ख्याल है बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। तमाम जीतने वालों को मुबारकबाद जी आपको। अब हमारी जो गुफ्तगू का महवर है वो अजीम आफाकी किताब है जिसका नुज़ूल गारे हिरा की तन्हाइयों में इकरा यानी पढ़ो के हुक्म से हुआ। यह महज एक वाक़या नहीं था बल्कि इंसानियत की फ़िक्री आज़ादी और इल्म के नए बाब का आगाज़ था। लेकिन अलमिया ये कि जिस किताब ने हमें पूरी दुनिया की इमामत सिखाई थी, आज हमने उसे सिर्फ रस्म तिलावत और बरकत तक महदूद कर रख दिया। बिल्कुल ऐसे ही है और इसी दूरी का नतीजा है कि आज हम इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर बेसुकूनी और जवाल का शिकार हैं। कुरान से हमारा ताल्लुक सिर्फ अल्फाज तक रह गया है, उसके पैगाम से तो हम कोसों दूर हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब रमज़ान मुबारक आते हैं तो हम रेस में लगे होते हैं कि किसी तरह कुरान बस मुकम्मल करना है। 4 ख़त्म कर लिए हैं, कोई कहता है जी मैंने 5 मुकम्मल कर लिए हैं। लेकिन जो असल में उसमें तालीमात दी गई हैं, जो रहनुमाई फरमाई गई है, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। तो आज इसी मौजू पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कुरान ख्वां और नमाज तरावी जी बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं। कुरान मजीद को एक नई जहत देने वाले डॉक्टर सबील इकराम साहब, डॉक्टर सुबैल इकराम साहब, उनसे जानेंगे कि कुरान की तालीमात से दूरी जो है वो हमारी ज़िंदगियों पर किस तरह से असर डाल रही है। बहुत शुक्रिया सुबैल साहब, सबसे पहले आपके वक्त का। जिस तरह से हम देख रहे हैं गारे हिरा में जब इकरा की सदा बुलंद हुई तो महज एक लफ्ज़ नहीं था बल्कि एक इनकलाब था और उसी लम्हे ने इंसान को शऊर भी दिया। और आज हम देख रहे हैं जिस रेस में हम लगे हुए हैं कि कुरान मुकम्मल करना है और वो जो रहनुमाई फरमाई गई थी उससे हम दूर हो रहे हैं। इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादिल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिहिल आख़रीन। अल्लाह ताला ने इस किताब की वजह से कई कौमों को अरूज दिया। फॉलोइंग कुरान, लर्निंग कुरान इज़ नॉट ए चॉइस, it's not an option, it's a compulsion for every Muslim, no doubt। आज अगर मुसलमान तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ है, मुसलमान अगर आज बर्बादी का शिकार हुआ है, मुसलमान अगर आज मग़लूब हो गया है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कुरान से दूरी, दीन से दूरी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया था, व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम बुलंदियों पे होगे अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया, क़द अफ़लहल मुमिनून, फलाह कौन पा गया? मोमिन पर वो फलाह पा गए।
आज हम लोगों का तमाम तर फोकस क्या है? दुनियावी तालीम, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, हम लोग जो है वो कुछ एक डिग्री हासिल कर रहे हैं, फाइनेंस की डिग्री हासिल करते हैं। असल कामयाबी दुनिया के अंदर अगर आप कामयाब होना चाहते हैं और आखिरत में भी कामयाब होना चाहते हैं तो आपको कुरान के ऊपर अमल करना होगा। और आज से पहले की जो हमारी नस्ल है, 100-200 साल, 250-300 साल पहले आप चले जाए, 400 साल पहले चले जाए, तो मुसलमान पूरी दुनिया के ऊपर गालिब था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उसने कुरान को समझा, पढ़ा, उस पर अमल किया। आज मुसलमान जो है वो मार खा रहा है, हर जगह से जो है मुसलमान जो है वो एक मगलूब है, हर जगह का। आप देख लें 2 बिलियन मुस्लिम्स, 59 कंट्रीज, लार्जेस्ट इकोनॉमी, $60 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, रिसोर्सेज में सबसे ज़्यादा है, तादाद में सबसे ज़्यादा है, असले में सबसे ज़्यादा है, फौजों में सबसे ज़्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज, सोने के पहाड़ से लेकर तेल के कुओं से लेकर हर चीज़ अल्लाह ताला ने इनको दे दी है। ज्योग्राफिकली दुनिया का सबसे खूबसूरत खित्ता भी इनके पास है, लेकिन फिर भी मार खा रहे। क्या वजह है? कुरान से दूरी। मामला ये है कि बदकिस्मती से आज हमारे वालिदैन की तरजीहात ही नहीं है कि हमारा बच्चे को दीन के फंडामेंटल सिखाए जाएं, दीन की बुनियादें सिखाई जाएं। यही वजह है कि ओल्ड एज होम बढ़ चुके हैं, क्योंकि इंसान को इंसान बनाने वाली, मैं आपको बड़ी एक ओपन बात बताता हूँ, हमें किसी मेडिकल की फलसफे की किताब के अंदर नहीं पढ़ाया गया कि वालिदैन का एहतराम करो, बड़ों का एहतराम करो, छोटे से शफकत करो, मकर ना करो, फरेब ना करो, दगा ना दो, किसी का हक ना खाओ, इखलाक से पेश हो। ये सब चीज़ें कौन सिखा रहा है? दीन सिखा रहा है। तो दीन एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। दीन आपको, दीन इंसान को इंसानियत सिखा रहा है, उसके ऊपर पाबंद कर रहा है। किसी की हक तलफी ना करने का सबक दीन दे रहा है, वालिदैन का एहतराम करने का सबक दीन दे रहा है। हत्ता कि अगर मैं आपसे भी इखलाक से बात करूँ, उसका भी मुझे पाबंद दीन इस्लाम ने किया। तो कहने का मकसद ये है कि आज अगर हम बर्बाद हो रहे हैं, आज हम अपना कल्चर देख रहे हैं, आज हम अपने नौजवान को देख रहे हैं जो बेरारवी का शिकार है, जो फाशी और यानी और बेहयाई की तरफ जो है वो राग़िब है, और उसको अपने को ज़िंदगी का मकसद नज़र नहीं आता, उसने अपनी ज़िंदगी को खेल कूद बना ली है। तो उसकी वजह ही सिर्फ ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर ना घर से इस्लाम की, दीन की, कुरान की तरबियत मिली। अगर घर से निकला, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी किया, वहाँ पे भी इस्लाम की, कुरान की तालीम नहीं मिली, जिसकी वजह से आज एक बहुत बड़ी नस्ल तबाही की तरफ गामज़न है। सुबैल साहब, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो वो नौजवान नस्ल भी है जो कि गुमराह भी हो रही है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आपकी माशाल्लाह इतनी पुरसोज आवाज़ है, आप नमाज तरावी जब पढ़ाते हैं तो नौजवानों की एक बड़ी तादाद भी हमें नज़र आती है, जो कि पता चलता है दूसरे शहरों से भी सिर्फ आपकी इमामत में नमाज तरावी अदा करने आई है। कुरान पाक को आपने एक नई जहत दी है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो आम मुशाहिदा यही है कि वाकई दीन से दूरी है। अब जो कुरान की तालीमात हैं उनको समझना, उसको अपनी ज़िंदगियों पे इम्प्लीमेंट करना, कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं? भाई हम लोग यहाँ पे लैग कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारी प्रायोरिटीज ही नहीं है। हम लोग प्रायोरिटाइज ही नहीं कर रहे। आप मुझे यहाँ से यहाँ ये एक इतनी हैरानकुन बात है, आप अपने बच्चे के ए लेवल के उस्ताद को 50,000 रुपया देते हुए आपको नहीं चुभता, कुरान के कारी को 2,000 रुपया देते हुए आपको मौत पड़ जाती है। इससे बड़ी आप देखिए आपके साथ जो हो रहा है वो तो बिल्कुल ठीक हो रहा है। ठीक है, कुरान के ऊपर आपने क्या इन्वेस्ट किया है? कुरान तो महज आपने शेल्फों की जीनत बना के रख दिया, या बेटियों के सर से बेटियां गुजारने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, कितने लोगों ने ज़िंदगी में अपने दुख, दर्द, गम, तकलीफ, परेशानी, बीमारी, मुसीबतों का हल कुरान से तलाश किया? कुरान में किस चीज़ का हल नहीं है? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल फरमा दिया, ये शिफा, इसमें शिफा है और रहमत है। किसके लिए? मोमिनों के लिए। मोमिनों के देखें, अल्लाह ताला ने जब कुरान के अंदर फरमा दिया ना, ज़ालिक, पहले अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब नाजिल अल्लाह ताला ने फरमाई है, इसमें कोई शक नहीं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, एक एक लफ्ज़ इसमें सच्चा है। हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें मुत्तकियों के लिए हिदायत है, जो लोग इस पे ईमान लाते हैं, जो लोग अल्लाह का खौफ करते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने तमाम तर मामलात का हल कुरान से तलाश करने की कोशिश की है और मुझे मिला है। और अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की है। दुनिया की कोई भी मसला, और आज माशाल्लाह आप एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं, और जब एक कामयाब बिजनेसमैन ये बात कर रहा है कि हर किस्म के मसाइल का, चाहे वो दुनियावी हैं, हर किस्म का, मैं आपको मैं बताता हूँ, दरिया को कूजे में बंद करता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कामयाबी की रेसिपी दी है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया है
वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, तुम तकवा इख्तियार करो तुम्हारे लिए रास्ते रास्ते हैं। मतलब तमाम तर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, परेशानी, रेसिपी ऑफ सक्सेस इतनी सी है। रेसिपी ऑफ मतलब सूरह तलाक की आयत है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, तुम तकवा इख्तियार करो तुम्हारे लिए रास्ते रास्ते। अच्छा, मखरजा का जो मतलब है ना वो एग्जिट है, हर सिचुएशन से एग्जिट, आपके स्ट्रेस से एग्जिट, डिप्रेशन से एग्जिट, एंजाइटी से एग्जिट, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कोई जॉब के इश्यूज, कोई किसी और के प्रॉब्लम, उसका एग्जिट किसमें है? तकवे में। तकवा क्या? अल्लाह का खौफ होना, दैट्स इट। क्या कोई भी अमल करने से पहले ये दिल में हो अल्लाह देख रहा है, बस। फिर आगे आपने बड़ी खूबसूरत बातें बताई हैं, लेकिन यहाँ एक सिस्टम की भी तो थोड़ी सी खराबी आप समझे ना। हमारी बदबख्ती क्या है, हमें बस रेस में लगा दिया जाता है कि कुरान पढ़ना है, उसका तर्जुमा नहीं सिखाया जाता, उस तरह से ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती। यहाँ पे थॉट प्रोसेस गलत है, किससे नहीं सिखाया जाता? आप किसको कसूरवार समझती हैं? जहाँ भी भेजा जाए, अगर कारी साहब के पास भी भेजा जाए या कोई आपको मैं बात बताऊं, कुरान कारी साहब पे नाजिल नहीं है, सही ऐसे ही है, कारी साहब की जिम्मेदारी नहीं है ना। कुरान नाजिल हुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ऊपर, और अल्लाह ताला ने इसको आपके समझने के लिए आसान कर दिया, ठीक है, पहली बात। सेकेंडली, ये पढ़ना आपके ऊपर फर्ज है। आप सबसे पहले जो ब्लेम देंगे ना अपने वालिदैन को दें कि आपने क्यों नहीं हमें सिखाया, ऐसे ही है, ठीक है। चले वालिदैन के ऊपर, फिर आप अपने आप को ब्लेम दें कि मैंने क्यों नहीं कोशिश की। कभी जिंदगी में आपने कुरान खोला है, पढ़ने की कोशिश की है? नहीं की। जब हमने आज तक जिंदगी में एक किताब खोला ही नहीं, एक किताब को समझने की कोशिश ही नहीं की, पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, समझने की कोशिश ही नहीं की, हम क्यों कारी साहब पे ब्लेम कर रहे हैं? हम क्यों फला सिस्टम के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं? सबसे बड़े कसूरवार हम हैं। और आज भी हमारी ये तरजीहात ही नहीं कि हम अपनी औलाद को ये तालीम दें, आज भी तरजीहात नहीं है। देखें, मैंने जो बात कही है ना, हमारे अंदर इतना हौसला ही नहीं है, हमारे अंदर इतना यकीन ही नहीं है कि ये किताब आपको कामयाब कर देगी। अगर हमें यकीन हो ना कि ये किताब के अंदर कामयाबी है, तो हम इस किताब को पढ़ाने वाले को 1 लाख रुपया भी देते हुए हमें चुभे, हमें 2000 देते हुए चुभता है। देखें, आपको मैं बताऊं, ये सबसे इसको इसे समझने की ज़रूरत है। ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर है, सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर है, प्रूवन, ठीक है। 1450 साल पहले की जो लफाजी है वो आज तक प्रिजर्व्ड है। अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, अल्लाह ताला कुरान में फरमा दिया। इस किताब के अंदर एक एक हरफ सच्चा है, कोई शक नहीं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया कि कामयाबी जो है वो किसके लिए? मोमिनों के लिए। मोमिन कौन है? जो इस किताब के ऊपर अमल करेंगे, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा था, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, तकवा इख्तियार करो तुम्हारे रास्ते रास्ते। आगे अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया? रिज़्क़ के लिए, और जिसके लिए पूरी दुनिया पागल हुई पड़ी है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, बेशुमार रिज़्क़ उनके लिए। वमन यतवक्कल अला फहुव हस्बुह, जिन्होंने अल्लाह पे तवक्कुल किया। कौन सा ऐसा मसला है दुनिया में किसी बंदे का, मैं उसको कुरान से हल मैं देता हूँ उसको। अच्छा। और मैं अभी मैं मुफस्सिर कुरान नहीं हूँ, मैं आलिम कुरान नहीं हूँ, मैंने हल्की सी अपनी सेल्फ स्टडी की है, सेल्फ स्टडी है। और इतना आसान है कुरान पढ़ना, इतना आसान है कुरान को समझना कि मैं समझता हूँ बेवकूफ़ है वो लोग। तो वो लोग हमें ये इतनी बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। कुरान के लिए अगर कोई आज से ही आपको सुन के ही शुरू करना चाहता है तो क्या करें? देखिए, मैं हकीकत बात है, डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह के लेक्चर्स मैंने सुनना शुरू किए थे सबसे पहले। तो ठीक, आज से कोई 8-10 साल पहले मैंने इस तरह शुरू किया था। देखिए, आप अगर नहीं टाइम दे सकते, या आप नहीं मदरसे में जा सकते, या किसी को अपने घर बुला सकते, यार YouTube के ऊपर भरी पड़ी हैं लेक्चर्स। तफहीमुल कुरान के तमाम तक कोर्सेज मौजूद हैं आज YouTube के ऊपर। आप जो घंटा नेटफ्लिक्स के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर फाशी और बेहियाई देख रहे हैं, आप एक पार्ट बन रहे हैं फाशी को प्रमोट करने का, आप यार आप सीख लें। आप सोशल मीडिया चले, आप इंटरनेट का सही इस्तेमाल कर लें, ठीक है। आज आप मुझे बात बताएं कि इंटरनेट के ऊपर क्या चीज अवेलेबल नहीं है। हत्ता कि आपको मैं बात बताऊं, अब तो इतना एडवांस सिस्टम आ गया, आपको ना भी रहे होते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि आप, मतलब मुझे वो हदीस बिल्कुल सही लगती है, मुझे क्या लगनी है, मतलब वो हदीस सच होते हुए नजर आ रही है कि क़यामत के नजदीक इल्म आम होगा, इल्म आम होगा, ठीक है, हर किसी के पास होगा, लेकिन अमल नहीं होगा। जीरो अमल से आ रही हैं हम लोग। मतलब आज से आप अगर 1000 साल पहले चले जाएं या पीछे चले जाएं, लोग एक एक हदीस तलाश करने के लिए मीलों दूर सफर करते थे। आज आप गूगल को कमांड दें कि
टेल मी हदीस एंड टेल मी द आयत्स अबाउट दुआ, तो तमाम तरह हदीसें और दुआएं और जो दुआ के बारे में जो आयतें हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। आज तो रिसर्च मुश्किल ही नहीं है, आज कुरान समझना मुश्किल ही नहीं है। पूरा कुरान, मैं कहता हूँ पूरी बुखारी, सही मुस्लिम, हदीसें, कुरान, तो फिर ये आपकी जेब में पड़ी हुई है, आपने एक क्लिक का भेजा आपसे। बिल्कुल, ये आपकी बहुत दुरुस्त बात है कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत करते हैं लेकिन सही नहीं करते। अब लेट्स सपोज जैसे मैं हूँ, इस रमज़ान मैंने अपनी अगर मैं बात करूँ तो मैंने ना तय किया था कि मैं अगर आयत पढ़ रही हूँ ना तो उसका साथ साथ तर्जुमा पढ़ के समझूँ भी कि इस रमज़ान मैंने ये रेस नहीं लगानी। जैसे हर घर में होती है 4 कुरान पढ़ने हैं, 5 पढ़ने हैं, तो ये अमली तौर पर किस तरह से हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है कि हम पढ़ें और तर्जुमा भी फिर पढ़ें और फिर उससे सीखें भी और अमली तौर पर फिर अपनी ज़िंदगी में नई नस्ल को भी कैसे हम इसमें मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको नई नस्ल को ये बताना है कि मेडिकल की किताब, इंजीनियरिंग की किताब में एक गारंटी नहीं है कि इसके ऊपर मैं चल के कामयाब होऊंगा, एक गारंटी नहीं है। कुरान के ऊपर जो बंदा अमल करेगा उसकी गारंटी अल्लाह ताला ने कुरान में दे दी है, उसकी गारंटी है। जो मेरे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमा दी है उसमें कोई शक नहीं है, जो मेरे अल्लाह ताला ने वादा कर दिया बंदे के साथ उसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमा दिया, व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन, बुलंदियों पे होगे अगर तुम मोमिन होगे। मतलब तू सिर्फ एफर्ट कर ले, बंदे को अल्लाह ताला ने कहा है तू सिर्फ एफर्ट कर ले, मोमिन बनने की बुलंदियां तुझे मैं अता करूंगा। मतलब अल्लाह ताला ने ज़मानत दे दी है, तो मतलब कुरान पे अमल करने की गारंटी है कि जो बंदा इस पे चलेगा कामयाबी यकीनी है। पहले तो ये कंसेप्ट और ये यकीन डेवलप होना जरूरी है। फिर इस चीज का सबसे पहले तो हमें जो है ना अपने रब को पहचानने की जरूरत है कि इंट्रोडक्शन टू अल्लाह होना चाहिए ना हर बच्चे को। जो भी बच्चा पैदा होता है, ये जो बच्चा भी बाशऊर है कि बेटा हम अल्लाह ताला को मानने वाले हैं, अल्लाह ताला के अलावा कोई मबूद नहीं, अल्लाह ताला के अलावा कोई खालिक मालिक नहीं, वही तुम्हें रिस्क अता करेगा, वही तुम्हें दौलत अता करने पर कुदरत रखता है, वही तुम्हें इज्जत अता करने पर कुदरत रखता है, वही तुम्हें शोहरत अता करने पर कुदरत रखता है। उसी के हाथ में तुम्हारी जिंदगी है, उसी के हाथ में कामयाबी है, उसी के हाथ में नाकामी है, उसी के हाथ में इज्जत जिल्लत है, उसी के हाथ में नफा नुकसान है। पहले तो ये कॉन्सेप्ट डेवलप होगा बच्चे का, एक इंसान का, सबका कॉन्सेप्ट डेवलप होने की जरूरत है कि हर चीज अल्लाह ताला के हाथ में है। खालिक, मालिक, राजिक, इज्जत, कामयाबियां, नफा, जिंदगी, हर चीज उसके हाथ में है। तो इसका मतलब है कि हमें जिस जात के हाथ में हर चीज है तो हमने तो उसकी जात, उस जात की इताअत करना पे लाज़िम मलज़ूम है। सुबैल साहब, इसके अलावा सुकून कल्ब के लिए कुरान करीम की जो तिलावत है, अब हम देख रहे हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ज्यादा है हॉस्पिटल्स में, कार्डियोलॉजी में हम देखते हैं कि डिप्रेशन का एक मैं आपको एक बात बताता हूँ, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स ये एग्जिस्ट नहीं करती दीन के अंदर। अच्छा, ये उस दिल के अंदर है जिस दिल के अंदर गुनाह है, जिस दिल के अंदर अल्लाह ताला का ईमान नहीं है, उस दिल में एंजाइटी है, उस जिस्म के अंदर एंजाइटी है, उस जिस्म के अंदर डिप्रेशन है, जिस जिस्म के अंदर अल्लाह ताला के ऊपर यकीन नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, इसकी मैं दलील देता हूँ कुरान से। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह ताला के जिक्र में इत्मीनान कल्ब है। तो जिस दिल में अल्लाह का जिक्र नहीं है उस दिल में सुकून कल्ब नहीं है। कल्ब है, कल्ब मतलब दिल कहते हैं। उस दिल में सुकून कैसे हो सकता है जिस दिल के अंदर अल्लाह ताला का यकीन नहीं है, अल्लाह ताला का जिक्र नहीं, कैसे हो सकता है? तो डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह क्या है? फिर आप मुझे बताएं। ये मैंने तो आपको दलील दी कुरान की। डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह ये है कि दिल में अल्लाह ताला का यकीन भी नहीं है, अल्लाह का जिक्र भी नहीं है, खुराफात में दिल जो है लगे हुए हैं, खतरात लगे, खुराफात में है ना। नेटफ्लिक्स, फेसबुक, टिकटॉक, ये वो प्लेटफॉर्म है जिनने हमारी नस्लों को, हमारे ईमानों का पोस्टमार्टम करके रख दी है। हमारा दिल ही लगता है, रात को 6-6 घंटे लोग टिकटॉक पे बैठे होंगे लेकिन 5 मिनट दीन को देने के लिए बिल्कुल ऐसे। और सुबैल साहब देखें, हम कोई छोटी सी कोई अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से कोई मोबाइल भी लेते हैं उसका मैनुअल चेक करते हैं, हर चीज कोई भी A to Z हम जाके इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं और पूरी एक जिंदगी जिसके कवायदो ज़वाबित बता दिए गए, एक पूरा मैनुअल दे दिया गया, उसको हम देखें। फॉलोइंग कुरान, फॉलोइंग इस्लाम इज नॉट ए चॉइस। यहाँ पे लोग कहते हैं ना फलां मौलवी हो गया है, ये इंतहाई घटिया बात है। हमने जब कलमा पढ़ लिया ना, हमने अहद कर दी, अल्लाह ताला से एक वादा किया। ये कलमे का कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि अल्लाह ताला के अलावा कोई मबूद नहीं, कोई खालिक नहीं, कोई मालिक नहीं, अल्लाह ताला के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हमने ये अहद किया कि हम अल्लाह ताला के तमाम तरह अहकामात को मानेंगे, ठीक है, अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हर हुक्म की हम फरमा बरदारी करेंगे, सिर्फ जुबानी नहीं, हम मुहिब रसूल बनेंगे। ये हमने अहद की है, ये अल्लाह ताला से वादा की है। ऐसा ही है। अब ये हमारे पास चॉइस तो है नहीं, ये ऑप्शन है नहीं, ये कंपल्जन है। फॉलोइंग दीन इज कंपल्जन। बिल्कुल। अच्छा,
हमने जिंदगी का हर काम दीन के मुताबिक करना है, ये हम पाबंद है इस्लामी के लिए। तो जो बंदा ये काम कर रहा है दीन के मुताबिक वो मौलवी नहीं है, ये आपके ऊपर भी पाबंदी है, आपके ऊपर पाबंदी है, मेरे ऊपर भी पाबंदी है। मतलब हमने ये पाबंदी सिर्फ खाने की हद तक अपने ऊपर लगाई हुई है, हमने हराम नहीं खाना, हमने हराम नहीं खाना, हमारे खाने हलाल होने चाहिए भाई। नहीं, जहां पे हम ये ख्याल कर रहे हैं वहां पे हमने ये भी ख्याल करना है कि हमारी डीलिंग्स, हमारे इखलाक, हमारी नजरें, हमारे हया का लेवल, हमारे कान, मतलब हर हमें गीबत सुनने की इजाजत नहीं, ये भी हराम है। हमें झूठ बोलने की इजाजत नहीं, वो भी हराम है। हमारी जुबानों से गीबत ना निकले, हमारी जुबान से गाली निकले, हमारी जुबान से किसी की दिल आज़ारी ना हो, हमारी आंखों से, हर चीज का पर्दा, हर चीज के ऊपर मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने कुछ चीजें आपको पाबंद की हुई हैं। आंखों से बेहयाई नहीं देखनी, आंखों से फाशी नहीं देखनी, ठीक है। हाथों से आपने कोई नामहरम खातून को टच नहीं करना, कोई देखिए अल्लाह ताला ने हर चीज के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं। हमें दीन कुछ सिखाता, लेकिन हमने खुद से अपनी आसानी के लिए कोई लिमिटेशंस जो हैं, बाउंड्रीज जो हैं, ये तो ठीक है, ये ठीक नहीं। दीन है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो चुका है। अब आपके और हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। हम चाह के भी इसमें कुछ चीज बदलेंगे, वो गुनाह के जुमरे में आएगा, वो बिदअत के जुमरे में आएगा। मैं आपको ये बात करता हूँ, आज जो बंदा अल्लाह ताला को राजी करने की नीयत कर लेता है, आज जो बंदा अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने की नीयत कर लेता है, कैसे हो सकता है अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां ना करे? कैसे हो सकता है उसको कुरान समझना है? कैसे हो सकता है उसके लिए जो है वो मंजिलें वक्त की किल्लत है। और बातें आपकी माशाल्लाह वाकई इतनी खूबसूरत है कि दिल में उतर रही हैं और असर भी रख रही हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वाकई हर मुसलमान, हर मोमिन को चाहिए कि वो कुरान को सिर्फ ये नहीं है कि बस मैं अरबी पढ़ रहा हूँ, और वो जो पढ़ रहा है उस पर अमल भी करना है, उसको समझना है, उसको समझे और उस पर अमल करें और जनाब अपनी जिंदगी को गुलजार बनाएं आप। यही एक बेहतरीन रास्ता है। इजाजत दीजिए, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।